1811 उन सभी की अपनी अपनी योजनाएं हैं। 4 मौन की बातें सुनकर संप्रदाय के नेता किंग सांग, जो सोचती थी कि मौन अपने पिछले रवैये से असंतुष्ट था, के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मौन ने जो कहा वह वास्तव में वही कारण था जिसके लिए संप्रदाय के नेता किंग सांग ने उनके साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी। स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय मानव जगत में एक बड़ा संप्रदाय था, लेकिन उनके और सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर 1 संप्रदाय स्वर्गीय गहन संप्रदाय के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह महिलाओं के एक समूह द्वारा गठित स्टिल वाटर हाउस था। स्थिति के संदर्भ में ये स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय से भी अधिक ऊंचा था। जब से किंग सांग स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय का संप्रदाय नेता बना था, तब से वह इस बारे में सोच रहा था कि कैसे स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और मानव दुनिया में पहला बड़ा संप्रदाय बनाया जाए। ये सिर्फ इतना था कि इच्छाएं सुंदर थी, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। हालांकि किंग सॉन्ग साधना के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। इसलिए हालांकि साधना स्तर बुरा नहीं था, लेकिन ये सबसे अच्छा भी नहीं था। हालांकि वह अपने संप्रदाय को सबसे बड़ा संप्रदाय बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट नहीं था। स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ताकत और प्रतिष्ठा हमेशा अन्य संप्रदायों से ऊपर रही थी, जिसमें स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय भी शामिल था। इससे किंग सॉन्ग थोड़ा निराश और हताश महसूस करने लगा। हालांकि इस स्थिति को बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। भले ही वह हेवली प्रोफाउंड सेक्ट पर हमला करना चाहता था, फिर भी वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस समय शैतान एक बार फिर प्रकट हुए और इसने किंग सॉन्ग को पता लगाने का अवसर दिया। 100,000 पहाड़ों में पहली बार अपने शिष्यों को पराजित करने के बाद वह अकेले ही 100,000 पहाड़ों में घुस गया। उसने शैतानों के मौन को पाया और उसके साथ सेना में शामिल होने का इरादा व्यक्त किया। किंग सॉन्ग का विचार बहुत सरल था और वह था शैतानों की ताकत उधार लेना। वह मानव दुनिया में अन्य संप्रदायों की ताकत पर भयंकर हमला करेगा, लेकिन स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय अपनी ताकत को बनाए रखने में सक्षम होगा। उस समय शैतानों और अन्य संप्रदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तभी वह बाहर निकलेगा और ज्वार को मोड़ देगा। अगर ऐसा होता तो स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के पास ताकत और प्रतिष्ठा दोनों होती। वह एक ही बार में मानव दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय बनने में सक्षम होगा। मौन ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। वास्तव में उसने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। आखिरकार शैतानों को मानव क्षेत्र छोड़े हुए 10 साल हो चुके थे। यहाँ कुछ चीजें पहले से ही उसके लिए कुछ हद तक अपरिचित थी। इस समय अगर संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग जैसा कोई जासूस होता, तो यह उनके लिए बहुत अधिक सुविधाजनक होता और उनके लिए ये भी अधिक सुविधाजनक होता कि वे आगे क्या करने जा रहे थे। जहाँ तक संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग की छोटी छोटी योजनाओं का सवाल है, मौन को स्वाभाविक रूप से उनके बारे में पता था। हालांकि वह उनसे डरता नहीं था। सहयोग करने के लिए सहमत होने के बाद मौन ने किंग सॉन्ग को मानव संप्रदायों को शैतानों पर हमला करने के लिए समय खरीदने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने दिया। संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग को कुछ भी संदेह नहीं था। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शैतानों की सेनाएं पर्याप्त नहीं थी। उसे अभी भी टेलीपोर्ट करने के लिए समय चाहिए था। आखिरकार हालांकि ट्रांसफर फॉर्मेशन जादुई था, लेकिन एक बार में टेलीपोर्ट किए जा सकने वाले लोगों की संख्या की एक सीमा होती है। इसके अलावा उसे सभी प्रकार के संसाधनों का उपभोग करने की भी आवश्यकता थी और उसे इसे बनाए रखने के लिए लोगों की भी आवश्यकता थी। इसलिए शैतानों के लोगों को दानव क्षेत्र से भेजा गया था। इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। इस वजह से संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग ने खुशी खुशी इस मामले पर सहमति जताई। इसके अलावा उसने वास्तव में उसके बाद भी यही किया था। जब दूसरे संप्रदाय के लोग एक साथ 100,000 पहाड़ों पर हमला करना चाहते थे, तो वह हमले में देरी करने के लिए सभी तरह के कारण खोजता था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता था। वह जानना चाहता था कि दूसरे पक्ष के पास उनके लिए किस तरह की चालें और तरकीबें हैं। सभी जल्दबाजी न करें। कभी कभी वह उन जगहों पर लोगों को भी भेज देता था जहां संप्रदाय स्थित थे। इससे उन्हें कुछ परेशानी होती थी। अगर ऐसा होता तो थोड़े समय में उसके पास 100,000 पहाड़ों पर हमला करने की ऊर्जा नहीं होती। इस बार वह जानता था कि वह अब और देरी नहीं कर सकता। सभी को पहले से ही पता चल गया था कि शैतान के लोग क्या योजना बना रहे थे। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। किंग सॉन्ग ये भी जानता था कि इस समय अगर वह उन्हें रोकने का कोई बहाना ढूंढता है, तो ये दूसरों के संदेह को जगाएगा। अगर दूसरे संप्रदायों को ताकत के मामले में बहुत नुकसान नहीं हुआ, तो किंग सॉन्ग जाहिर तौर पर खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। और इस वजह से ये जानने के बाद की चीजें नहीं की जा सकती, किंग सॉन्ग दूसरों की तुलना में और भी अधिक सक्रिय था। उसके बाद उसने तुरंत मौन को सूचित किया। उम्मीद है कि वह जल्दी से तैयारी करेगा और नश्वर दुनिया में संप्रदायों द्वारा घात नहीं लगाया जाएगा। किंग सॉन्ग दोनों पक्षों को मौत तक लड़ते हुए देखना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह शैतानों के लोगों पर घात लगाकर हमला होते हुए नहीं देख सकता था। संत के शब्द बहुत ज्यादा हैं। शैतानों की मदद करने में सक्षम होना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब समय आएगा तो आप दानव क्षेत्र के प्रभारी होंगे और मैं मानव दुनिया का प्रभारी होऊंगा। आप और मैं मिलकर काम करेंगे। पूरी दुनिया हमारी है, संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग ने कहा। इस बिंदु पर एक मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई देने से नहीं रोक सकी। ये सही है, मौन ने सिर हिलाकर कहा। वह इतना खुश था कि वह मौन के चेहरे पर उपहासपूर्ण मुस्कान नहीं देख सका। दोनों के बीच सहयोग के विषय पर चर्चा होने के बाद मौन वहाँ से चले गए। मौन के चले जाने के बाद किंग सॉन्ग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मौन के जाने की जगह को देखते हुए उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, जब तुम सबका काम हो जाएगा तो देखते हैं कि मैं तुम सबसे कैसे निपटूंगा। मैं न केवल नश्वर दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, बल्कि मैं दानव क्षेत्र पर भी राज करना चाहता हूँ। ये सही है। संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग की महत्वाकांक्षा छोटी नहीं थी। सिर्फ नश्वर दुनिया पर राज करना ही उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे लगा कि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। उस समय शैतान और दूसरे संप्रदाय मौत तक लड़ेंगे। जब तक वह अपनी ताकत बनाए रखेगा, वह उन दोनों को खत्म करने में सक्षम होगा। जहाँ तक खुद की बात है, वह नश्वर दुनिया और दानव दायरे का बोझ था और ट्रांसफर फॉर्मेशन के अस्तित्व के साथ इससे संप्रदाय के नेता को नश्वर दुनिया और दानव दायरे के बीच आसानी से यात्रा करने की अनुमति भी मिल जाएगी। अपने सुंदर भविष्य के बारे में सोचते हुए संप्रदाय के नेता किंग सॉन्ग के चेहरे पर एक पागल मुस्कान उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही अपना शानदार भविष्य देख सकता था। जब तक वह कुछ और दिन सहन कर सकता है, वह सोल करने में सक्षम होगा।
दूसरी तरफ मोन के स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय छोड़ने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसके चेहरे पर केवल उपहास था। हंस, तुम तो बिल्कुल जोकर जैसे हो। हमें इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो, मोन ने खुद से कहा। हालांकि मोन को नहीं पता था कि संप्रदाय का नेता किंग सॉन्ग दानव क्षेत्र को नियंत्रित करने के बारे में क्या सोच रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष नश्वर दुनिया में अन्य संप्रदायों को दबाने के लिए उनकी ताकत उधार लेना चाहता था। मोन मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि उसके बाद वे क्या सोच रहे थे। किंग सॉन्ग ने सोचा कि उसकी योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन मोन ने पहले ही उसके विचारों को समझ लिया था। उस समय उसने किंग सॉन्ग के साथ सहयोग इसलिए किया था ताकि कुछ समय खरीद सके, और किंग सॉन्ग ने वास्तव में अपना मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया था। मोन की राय में किंग सॉन्ग ने अपना अधिकांश मूल्य खो दिया था। ऐसा विदूषक, उसने इसे देखा और नाराज महसूस किया। मैं तुम्हें कुछ और दिन इधर उधर उछलने कूदने दूंगा, मोन ने मन ही मन सोचा। फिर वह वापस 100,000 पहाड़ों की ओर भागा। 100,000 पहाड़ों के भीतरी हिस्से में एक छोटी सी छिपी हुई गुफा में इस समय टेलीपोर्टेशन की हल्की सरसराहट की आवाज आई। फिर एक खूबसूरत महिला गुफा से बाहर निकली। यह मेंग याओ थी, जो 1 महीने से ज्यादा समय से गायब थी। मेंग याओ की हालत इस समय ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें पहले जैसी स्थिर नहीं थी। उसने अपने आसपास के माहौल को देखा और चलने के लिए एक दिशा चुनी। 1 महीने पहले मिले विशेष प्रशिक्षण ने मेंग याओ की किस्मत बदल दी थी। वह मूल रूप से स्टिल वाटर हाउस के भवन मालिक की अंतिम शिष्या थी। वह बेहद खूबसूरत थी, उसकी प्रतिभा भी बेहतरीन थी। अगर वह कुछ और साल साधना करती, जब ब्रांड नंजिंग वेन वहाँ गई, तो मेंग याओ सबसे अधिक संभावना स्टिल वाटर हाउस की प्रभारी होगी। अन्य शिष्य भी उसे पसंद करते थे। हालांकि 1 महीने पहले हुई परीक्षण ने सब कुछ बदल दिया था। उनका सामना भयानक शैतानों से हुआ था और अपनी कमजोर ताकत के कारण उनके पास 100,000 पहाड़ों से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और भागने की प्रक्रिया के दौरान मेंग याओ को कुछ चोटें आईं। उसके बाद वह मुख्य समूह से अलग हो गई। वह ढलान से नीचे लुढ़क गई। वह कोमा में चली गई। जब वह होश में आए तो आसपास कोई नहीं था। शैतानों या उसके साथी शिष्यों में से कोई भी नहीं था। वास्तव में वह ये भी नहीं जानती थी कि वह कहाँ है। सौभाग्य से कोमा की प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार अपने घाव का इलाज करने के बाद मेंग याओ ने आगे बढ़ने के लिए एक दिशा चुनी। आखिरकार वह उस जगह से बहुत दूर नहीं थी जहाँ वह लुढ़क गई थी। अगर उसने ध्यान से इसकी जांच की होती तो इसमें कुछ समय लगता। हालांकि ये भी बहुत संभावना थी कि वह वापस रास्ता खोज लेगी। हालांकि उसकी किस्मत ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। उसके जाने के कुछ समय बाद ही उसे शातिर जानवर के हमले का सामना करना पड़ा। यह एक तेंदुए जैसा प्राणी था। हालांकि इसके तीखे पंजे और लंबे दांत, ये स्पष्ट था कि यह एक दयालु प्राणी नहीं था। इसकी क्रूर निगाहों को देखकर मेंग याओ को भी पता था कि इस प्राणी से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था। निश्चित रूप से लड़ाई के बाद मेंग याओ घायल हो गई थी। उसके बाद वह केवल चोटों के साथ बच सकती थी, जबकि दुष्ट जानवर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। सौभाग्य से मेंग याओ के पास ताकत भी थी। आखिरकार वह बिल्डिंग मालिक की आखिरी शिष्या थी। स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ क्षमता थी, इसलिए दुष्ट जानवर भी उसके द्वारा घायल हो गया था। अन्यथा वह पहले ही मेंग याओ को पकड़ सकता था। हालांकि मेंग याओ की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। वह पहले भी घायल हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी हालत और भी खराब हो गई थी और शातिर जानवर के पीछा करने के कारण वह घबराई हुई लग रही थी। वह वापसी के रास्ते से बहुत परिचित नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसके पास ध्यान से जांच करने का भी समय नहीं था। वह अपने दिल में सोच रही थी, उसे पहले शातिर जानवर के पीछा से बचना होगा। अंत में मेंग याओ ने वास्तव में दुष्ट जानवर का पीछा करने से बच निकला। हालांकि वह पहले से ही पूरी तरह से अपरिचित वातावरण में पहुंच चुकी थी। उसके आसपास सब कुछ असाधारण रूप से शांत लग रहा था। हालांकि वहाँ एक भयानक माहौल भी था। वह वापस जाने का रास्ता भी नहीं खोज पा रही थी। मेंग याओ असहाय थी। जब तक वह अपने घायल शरीर को साथ लेकर आती, वह धीरे धीरे वापस जाने का रास्ता खोज सकती थी। वह इस पहाड़ में खतरे को जानती थी। वह यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकती थी, वरना यह और भी खतरनाक हो जाता। हालांकि 100,000 पहाड़ों में खतरा उसकी कल्पना से परे था। हालांकि वह पहले से ही बहुत सावधान थी, फिर भी उसे कई खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा। इस वजह से वह रास्ते में लड़ रही थी, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अंत में न केवल वह अधिक से अधिक घायल हो रही थी, बल्कि वह एक ऐसी दिशा में भाग रही थी जो उस स्थान से और भी दूर होती जा रही थी जहाँ से वह आई थी। 1812 रहस्यमय वेदी 4 भागने के 1 हफ्ते बाद मेंग याओ पूरी तरह से खो गई थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन इस समय उसके शरीर पर चोटें पहले से ही बहुत गंभीर थी। इस अवधि के दौरान वह अक्सर 100,000 पहाड़ों में क्रूर जानवर का सामना करती थी। हालांकि वह हमेशा अंत में बच सकती थी। हालांकि उसके शरीर पर चोटें और भी बढ़ती जा रही थी। ये और भी गंभीर होता जा रहा था। इसके अलावा क्योंकि वह जल्दबाजी में थी, मेंग याओ के पास अपने घावों का ठीक से इलाज करने का समय नहीं था। इससे उसकी चोटें और भी खराब हो गयी। अंत में जब वह पूरी तरह से अपनी दिशा खो चुकी थी, तो उसे अब सड़क पर जल्दी नहीं करनी पड़ी। वैसे भी उसे नहीं पता था कि कौन सी दिशा सही थी। इस वजह से मेंग याओ ने पहले अपनी चोटों का इलाज करने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया। थोड़ा ठीक होने के बाद वह आगे बढ़ने की दिशा तलाशती रहेगी। इस तरह उसकी सुरक्षा और भी बढ़ जाएगी। हालांकि 100,000 पहाड़ों में हर जगह खतरे थे, भले ही वह एक हानिरहित पौधा ही क्यों न हो। अचानक हमला करना संभव था, इसलिए वह अपनी चोटों से उबरने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित जगह चुनना चाहती थी। यह निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था। सौभाग्य से कुछ दिनों की खोज के बाद मेंग याओ को आखिरकार एक छिपी हुई गुफा मिल गई। गुफा के प्रवेश द्वार पर घनी घास थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो वह उसे बिल्कुल भी नहीं पा सकती थी। उसे ये केवल सहयोग से ही मिली थी। उसके बाद उसने गुफा की एक साधारण सफाई और भेस का काम किया। मेंग याओ इस गुफा में आराम करने लगी। हालांकि मेंग याओ स्टिल वाटर हाउस के भवन मालिक की अंतिम शिष्या थी, लेकिन स्टिल वाटर हाउस के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। वास्तव में वह लंबे समय से स्टिल वाटर हाउस को अपना घर मानती थी। उसने बहुत पहले ही भविष्य में स्टिल वाटर हाउस को बढ़ावा देने का फैसला कर लिया था।
इसलिए वह आमतौर पर अपनी साधना में बहुत गंभीर रहती थी और कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम थी। उसमें कोई अहंकार नहीं था। इस वजह से भले ही खुले में रहना मुश्किल था, मेंग याओ ने बहुत ज्यादा शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने इसकी आदत डालने की पूरी कोशिश की। हालांकि वह मुख्य समूह से अलग हो गई थी और अपनी दिशा खो चुकी थी, फिर भी मेंग याओ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आशा 547 के भी यदि यह कोई अन्य संप्रदाय होता तो उसकी स्थिति वाला कोई भी शिष्य शायद उसके जितना अच्छा न होता। स्वस्थ होने के लिए जगह ढूंढने के बाद अगला काम उसके घावों का उपचार करना और खाना खिलाना था। वह अभी उपवास की स्थिति में नहीं पहुंची थी, इसलिए उसे अभी भी खाना था। हालांकि 100,000 पहाड़ों में हर जगह खतरे थे, फिर भी कई साधक थे जो हर साल यहाँ आने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ न केवल खतरे थे बल्कि सभी प्रकार के खजाने भी थे। यहाँ सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ, खेती की जड़ी बूटियाँ, जादुई खजाना सामग्री आदि थी, वे यहाँ मिल सकती थी। मेंग याओ ने पहले अपने गुरु से कुछ औषधीय जड़ी बूटियाँ सीखी थी। आखिरकार साधक भी घायल हो सकते हैं, औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानना और चोटों का इलाज करना सीखना जरूरी था। इस वजह से मेंग याओ के लिए समृद्ध 100,000 पहाड़ों में उपचारात्मक जड़ी बूटियाँ ढूंढना मुश्किल नहीं था। जहाँ तक खाने की बात है तो यह और भी सरल था। 100,000 पहाड़ों में ये जंगली जानवर खतरनाक थे, हालांकि उन्हें मारने के बाद वे मूल रूप से खाने योग्य थे। मेंग याओ उन बड़े जानवरों से परेशान नहीं हुई, उसने बस सावधानी से उन कम खतरनाक शातिर जानवरों को निशाना बनाया। उन्हें मारने के बाद वह उन्हें भोजन की तरह इस्तेमाल करती। इन दो समस्याओं को हल करने के बाद मेंग याओ ने इस छोटी सी गुफा में आराम करना शुरू कर दिया। हर दिन वो खाती और सोती थी, उसका बाकी समय साधना के लिए इस्तेमाल होता था। इससे न केवल उसका साधना स्तर बढ़ सकता था, बल्कि इस खतरनाक जगह में हर अतिरिक्त साधना स्तर के साथ एक अतिरिक्त गारंटी भी होगी। साथ ही साधना से उसके शरीर पर लगी चोटों की ठीक होने की गति भी बढ़ सकती है। और करीब 1 महीने के समय में मेंग याओ की चोटें आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गयी। तभी वह गुफा से बाहर निकली और बाहर निकलने की दिशा की तलाश जारी रखी। हालांकि उसे फिलहाल कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह 100,000 पहाड़ों में रह रही थी, इसलिए बाहर जाना जरूरी था। हालांकि चूंकि वह अपनी दिशा खो चुकी थी, 100,000 पहाड़ों में कई ऊंची पर्वत चोटियों के अलावा हर जगह अभी भी खरपतवार थे। यह मेंग याओ का 100,000 पहाड़ों पर आने का पहला मौका भी था, इसलिए सही दिशा ढूंढना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। हालांकि एक ही जगह पर रहने के कई तरीके होने चाहिए, इसलिए मेंग याओ आगे बढ़ने के लिए केवल एक ही दिशा चुन सकती थी। साथ ही उसने रास्ते में एक निशान बनाया। अगर उसे लगता कि वह जिस दिशा में जा रही थी वह सही नहीं है, तो वह मूल रास्ते पर वापस आ जाएगी और फिर आगे बढ़ने के लिए दूसरी दिशा तलाशेगी। हालांकि यह तरीका बहुत मूर्खतापूर्ण था और इसमें बहुत समय भी लगता, लेकिन मेंग याओ के पास इस समय कोई और अच्छा तरीका नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर और अन्य लोग कैसे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या शैतानों के लोगों ने हमला किया है। मुझे आश्चर्य है कि बाहर की स्थिति कैसी है। मेंग याओ अपने रास्ते पर तेजी से चलते हुए बाहर क्या हो रहा है इस बारे में सोच रही थी। 100,000 पहाड़ों में इस 1 महीने में मेंग याओ ने बाहरी दुनिया से पूरी तरह से संपर्क खो दिया था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। हालांकि उसे लगा कि बाहर बहुत कुछ हो रहा होगा। आखिरकार वह इस स्थिति में इसलिए पहुंची क्योंकि वह शैतानों से अलग नहीं हो सकती थी। शैतानों के लोग दानव क्षेत्र से लोगों को लाने ले जाने के लिए स्थानांतरण संरचना का उपयोग कर रहे थे। वे निश्चित रूप से यहाँ सैर सपाटा करने के लिए नहीं आए थे। बाहरी दुनिया के साथ निश्चित रूप से संघर्ष होगा। जहाँ तक नश्वर दुनिया के विभिन्न संप्रदायों की बात है, शैतानों की खबर जानने के बाद वे भी उदासीन नहीं रहेंगे। इसलिए मेंग याओ की नजर में दोनों पक्षों के बीच युद्ध अपरिहार्य था। वह जानती थी कि मेंग याओ को बाहर की स्थिति के बारे में पता नहीं था। वह नहीं जानती थी कि किसका पलड़ा भारी है और क्या शैतानों के लोगों को भगा दिया गया है। कितनी अफसोस की बात है, मैंने अपना जेड पेंडेंट खो दिया। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ था। मेंग याओ ने अपनी खाली कमर को देखा। उसने जो जेड पेंडेंट पहना हुआ था वह किसी अज्ञात समय पर खो गया था। वह जेड पेंडेंट न तो कोई जादुई खजाना था और न ही कोई बहुत कीमती चीज। हालांकि उसने ग्रैंड नन जिंगवेन से सुना कि जेड पेंडेंट उसके पास तब से था जब वह छोटी थी। इसे उसके माता पिता को उसके लिए छोड़ देना चाहिए था और यह एकमात्र चीज थी जो उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ी थी। इसलिए मेंग याओ ने हमेशा उस जेड पेंडेंट को बहुत महत्व दिया था। वह हमेशा इसे अपने साथ रखती थी जैसे कि उसके माता पिता अभी भी उसके साथ हों। ये सही है, मेंग याओ एक अनाथ थी। जब वह बहुत छोटी थी उसे ग्रैंड नन जिंगवेन द्वारा पहाड़ के द्वार में लाया गया था। उस समय मेंग याओ के चारों ओर लिपटी चादर के अलावा उसके शरीर पर केवल वह जेड पेंडेंट था। मेंग याओ के बड़े होने और समझदार होने के बाद ग्रैंड नन जिंगवेन ने उसे इस मामले के बारे में बताया। इसलिए मेंग याओ ने जेड पेंडेंट को बहुत महत्व दिया, लेकिन भागने के दौरान जेड पेंडेंट खो गया। इससे मेंग याओ को दुख हुआ। इस तरह की जगह में जेड पेंडेंट खोना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही मुश्किल था। इसलिए मेंग याओ निराश और दुखी थी। उसे जेड पेंडेंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेंग याओ की किस्मत खराब नहीं थी, साथ ही वह बहुत सावधान थी। इसलिए वह कुछ दिनों तक गहरे पहाड़ों में चली गई। वास्तव में उसे किसी भी भयंकर जानवर का सामना नहीं करना पड़ा। इससे उसे कुछ हद तक सौभाग्यशाली महसूस हुआ। हालांकि उसने थोड़ी सी भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। इस दिन मेंग याओ अभी भी अपने रास्ते पर थी। वह बहुत तेज तर्रार थी, लेकिन जब उसने दूर से लोगों की आवाजें सुनी तो मेंग याओ बहुत खुश हुई और जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी ताकि वह उनके साथ चल सके। हालांकि जब मेंग याओ उस जगह के करीब पहुंची तो उसके चेहरे पर खुशी पहले ही गायब हो चुकी थी। इसकी जगह डर और भय ने ले ली थी, क्योंकि इस समय मेंग याओ के सामने लोगों का एक समूह था। हैरानी की बात यह है कि वे काले कपड़े पहने हुए शैतानों के लोग थे और उनमें से एक बाहरी परिधि पर खड़ा था। मेंग याओ को भी उनका कुछ आभास था। जब वे ट्रांसफर फॉर्मेशन के पास थे उसने उन्हें पहले भी देखा था। अगर उसे सही से याद है तो उस व्यक्ति का नाम मोन था। वह शैतानों के 10 महान सेनापतियों में से एक था और उसकी ताकत काफी भयानक थी। उन संप्रदायों के किसी भी बुजुर्ग का उससे मुकाबला नहीं था। मेंग याओ स्वाभाविक रूप से इतनी घमंडी नहीं होगी कि वह सोचे कि वह अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकती है।
इसलिए दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि करने के बाद मेंग याओ ने खुद को सावधानी से छिपा लिया ताकि वह दूसरे पक्ष द्वारा खोजी न जाए। साथ ही वह जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह को छोड़ना चाहती थी। लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे हैं? मेंग याओ ने पलटकर देखा। उसके दिल में कुछ संदेह था। शैतानों के लिए लोग इस जगह पर इकट्ठे हुए थे। जाहिर है वे बोरियत के कारण इस जगह पर नहीं आए होंगे। कुछ तो हुआ होगा। ये सोचते हुए मेंग याओ एक बार फिर रुक गई। उसके बाद वह चुपचाप जमीन पर बैठ गई और ध्यान से आगे देखने लगी। इस समय मेंग याओ ने आखिरकार देखा कि इन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी वेदी थी। वेदी के चारों ओर काले कपड़े पहने शैतानों के 10 से ज्यादा लोग थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। उनके हाथ भी लगातार हिल रहे थे, मानो वे कोई जादू कर रहे हों। ये लोग क्या कर रहे हैं? मेंग याओ का दिल और भी ज्यादा संदिग्ध होता गया। उसने गुफा में स्थानांतरण संरचना के बारे में सोचा। मेंग याओ को लगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा था उसे नहीं पता था। लेकिन ये वेदी स्थानांतरण संरचना से अलग थी। न जानने का क्या फायदा था। मोन ने गंभीर चेहरे से उन लोगों को देखा जो जादू कर रहे थे। गंभीर होने के अलावा उसके चेहरे पर कुछ घबराहट और उत्साह भी था। मेंग याओ को और भी यकीन था कि ये लोग क्या कर रहे थे। हालांकि वह अकेली थी। अगर वह इसे नष्ट करना चाहती भी तो उन लोगों द्वारा उसे मार दिया जा सकता था, इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाती। इस वजह से मेंग याओ थोड़ा चिंतित थी। हालांकि उसने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मेंग याओ अपने सामने शैतानों के लोगों को गंभीरता से देख रही थी, एक विशाल सांप धीरे धीरे उसकी ओर झपट्टा मारता हुआ आया। सांप की कांटेदार जीभ और मुंह में तीखे दांत, इन सब से पता चल रहा था कि यह कोई साधारण सांप नहीं था। जब सांप मेंग याओ के पास पहुंचा तो वह एक क्षण के लिए रुका और फिर ठंडी रोशनी की एक किरण दिखाई दी। उसके बाद उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेंग याओ की जान पर आवाज लगाई। आह! घात लगाए जाने की स्थिति में मेंग याओ अवचेतन रूप से चिल्लाया। उसके बाद उसने सांप की ओर लात मारी। इस समय मेंग याओ को पहले से ही पता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। कौन है? मोन ने अपना सिर घुमाया और देखा। उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। 1813 दानव भगवान का पुनर्जन्म 3 मेंग याओ को पता था कि स्थिति ठीक नहीं थी। वह तुरंत विशाल सांप की उलझन से मुक्त हो गई और दूर भाग गई। उसका पीछा करो, उसे वापस पकड़ो। इस समय मोन ने मेंग याओ की पीठ भी देखी। उसने अपने बगल में शैतानों के कुछ लोगों से कहा। उसे यहाँ और भी जरूरी काम करने थे, इसलिए उसके पास फिलहाल मेंग याओ की परवाह करने की ऊर्जा नहीं थी। हाँ, डेविल्स के लोगों ने जवाब दिया और मेंग याओ का पीछा किया। मोन ने एक बार फिर वेदी की ओर देखा और उसके चेहरे पर कट्टरता का भाव था। मेंग याओ के मामले के बारे में उसने इसे दिल पर नहीं लिया। जब तक कोई जादू के जाप में बाधा नहीं डालता तब तक सब ठीक रहेगा। जादू का जाप खत्म होने वाला था। उस समय अगर कोई इसे रोकने की कोशिश भी करता तो ये बेकार होता। दूसरी तरफ मेंग याओ जानती थी कि वे लोग उसे जाने नहीं देंगे। वह जल्दी से भाग निकली और इस समय उसने ये भी देखा वास्तव में कोई उसके पीछे पीछा कर रहा था। सौभाग्य से ये 100,000 पहाड़ों के बाद था। अगर वे जमीन पर होते तो बेहतर होता, लेकिन एक बार कोई आसमान में उड़ रहा होता उन पर आसानी से हमला किया जा सकता था। इस वजह से पीछे के लोग केवल मेंग याओ का पीछा कर सकते थे और उड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जहाँ तक मेंग याओ की बात है, वह जितने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में भागी थी। ये वह अनुभव था जो उसे 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर से बचने से मिला था। उन दिनों वह अक्सर दुष्ट जानवर द्वारा पीछा की जाती थी और उसके बाद वह अपने कुछ अनुभवों का सारांश देती थी। इससे उसे अपने आसपास के माहौल का बेहतर उपयोग करने में मदद मिली। बहुत जल्दी मेंग याओ ने भी आखिरकार ये जगह ढूंढ ली। एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे थे। उसने अपने पीछे देखा। उन लोगों की नजर कुछ समय के लिए रुक गई थी और इसलिए मेंग याओ जल्दी से अंदर छिप गई और अपनी सांस रोककर ध्यान से आगे की ओर देखने लगी। उन लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। बहुत जल्दी मेंग याओ ने देखा कि शैतानों के कुछ लोग घास के बीच से उसका पीछा कर रहे हैं। हालांकि 1 महीने से ज्यादा हो गया था, मेंग याओ के मन में अभी भी इन लोगों के बारे में गहरी छाप थी और वह अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रही थी। ऐसी स्थिति में वे लोग शैतानों में से ही होंगे, लेकिन वे गहरे पहाड़ों में क्या कर रहे हैं? अभी जो दिख रहा है उसे देखकर लगता है कि क्या वे सच में जादू कर रहे हैं? मेंग याओ ने अपने दिल में सोचा। बहुत जल्दी शैतानों के कुछ लोग मेंग याओ के पास से गुजरे। उन्हें इस जगह पर कोई असामान्यता नहीं मिली और उन्होंने इसकी जांच करने के लिए रुकना नहीं चाहा। मेंग याओ ने राहत की सांस ली। ये पुष्टि करने के बाद कि वे लोग चले गए हैं, वह फिर छिपने की जगह से बाहर आई और कुछ देर तक सोचा। फिर वह वेदी की दिशा में चली गई। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह थी। मेंग याओ ने इस बात का फायदा उठाया कि शैतानों के लोग अभी भी पीछे नहीं मुड़े थे और जल्दी से उस जगह पर वापस भाग गए जहाँ वेदी स्थित थी। इस बार उसने छिपने के लिए एक और जगह ढूंढी और भी ज्यादा सावधान होकर छिप गई। उसके सामने जादू का जाप अभी भी चल रहा था। मेंग याओ ने इसे देखा। विशाल वेदी से काले धुएं का एक निशान निकलना शुरू हो गया। धुआं और भी घना होता जा रहा था। इसी तरह धुआं और भी घना होता जा रहा था। शैतानों में से जो लोग जादू कर रहे थे उनके चेहरे पीले पड़ गए। अंत में मेंग याओ ने काले धुएं में धीरे धीरे एक ब्रह्मपूर्ण छाया को आकार लेते देखा। वह आकृति बहुत लंबी थी और भले ही वह आकृति ब्रह्मपूर्ण थी, मेंग याओ ने उस आकृति पर दबाव का एक निशान भी महसूस किया। वह महसूस कर सकती थी कि यह उसके स्वामी की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। इस समय मेंग याओ मोन के चेहरे पर उत्साह साफ देख सकता था। ये पूजा भी थी। मेंग याओ को अपने दिल में और भी उलझन महसूस हुई। हालांकि उसे सहज रूप से लगा कि छाया कोई साधारण आकृति हो सकती है। इस समय डेविल्स के कुछ लोग जो मेंग याओ का पीछा करने गए थे, मोन की तरफ लौट आए और बताया कि वे उसका पीछा करने में असफल रहे थे। मोन ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। अगर कुछ दिन पहले की बात होती, अगर किसी ने देखा होता कि वेदी के अंदर क्या है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना भुगतान करना पड़ता। मोन उन्हें पकड़ लेता और यहाँ तक कि उन्हें मार भी देता। वह नहीं चाहता था कि यहाँ की खबर लीक हो जाए। हालांकि उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वेदी पर जादू का जादू सफल होने वाला था। तो क्या हुआ अगर बाहर के लोगों को इसके बारे में पता चल गया? पहले से ही कोई नहीं था जो ये सब रोक सकता था। ऐसा लग रहा था कि शैतानों के लोगों ने राहत की सांस ली है। उसके बाद वे अपने चेहरे पर उत्साह के साथ वेदी के केंद्र की ओर देखने लगे।
बहुत जल्दी पहले की भ्रामक छाया धीरे धीरे ये ठोस होने लगी। मेंग याओ को यकीन था कि यह वास्तव में एक व्यक्ति था। इसके अलावा ये शैतानों का एक व्यक्ति था, हालांकि यह अभी पूरी तरह से ठोस नहीं हुआ था। हालांकि शक्तिशाली आभा ने पहले ही मेंग याओ के दिल को दबा दिया था। यह आदमी कौन है, वह इतना शक्तिशाली क्यों है? मेंग याओ का दिल धड़क उठा जब उसने सोचा, भले ही उसके सामने मून था, ऐसा कोई नहीं था जो मेंग याओ को इतना शक्तिशाली दबाव दे सके। वह मून वास्तव में शक्तिशाली था, हालांकि काली छाया की तुलना में वह स्पष्ट रूप से कमजोर था। मेंग याओ को सहज ही डर महसूस हुआ। उसने फिर से काली छाया को देखा और समझदारी से वहां से निकल जाने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह और देर तक वहां रही तो वह खतरे में पड़ सकती है। मेंग याओ के जाने के कुछ समय बाद ही धुएं में वह काली छाया अंततः घनीभूत होकर बन गई। एक लंबा और तगड़ा व्यक्ति धुएं से बाहर आया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, मून सहित शैतानों के सभी लोग सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। स्वागत है संप्रदाय गुरु। उस आदमी ने इधर उधर देखा और मेंग याओ जिस दिशा में गई थी उस दिशा में देखा। तभी उसने नजरें फेर ली। इस समय मेंग याओ पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। अगर वह थोड़ी देर बाद जाती तो उसे जरूर इस व्यक्ति ने खोज लिया होता। आप सभी उठ जाए, उस व्यक्ति ने कहा। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शांति कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। केवल अब मून और अन्य लोगों ने खड़े होने का साहस किया। अरविंद शैतानों के सबसे बड़े संप्रदाय स्वर्गीय दानव संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। ये भी 10 साल पहले की बात है। मानव दुनिया पर शैतानों के हमले के नेता को शैतानों के लोग शैतान सम्राट के रूप में सम्मान देते थे। 10 साल पहले जितना शक्तिशाली किसी को देखना दुर्लभ था, केवल नश्वर दुनिया के विशेषज्ञ ही उसके हाथों मारे गए। कोई नहीं जानता था कि कितने थे। 10 साल पहले डेविल्स के लोगों की हार का कारण भी अरविंद की सील बंद होने से जुड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने मानव दुनिया से 100 से ज्यादा विशेषज्ञों को इकट्ठा किया था और सेना में शामिल हो गए थे। यही कारण था कि अरविंद की हार हुई। बेशक मॉर्टल वर्ल्ड के सभी लोगों ने सोचा कि उन्होंने पहले ही अरविंद को मार दिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी लाश को डेविल्स के लोगों ने छीन लिया। दरअसल अरविंद की 10 साल पहले हत्या नहीं हुई थी, वह बस गंभीर रूप से घायल था और मौत के कगार पर था। शैतानों के विशेषज्ञों के लिए उन्होंने उसे 100,000 पहाड़ों में बंद करने के लिए हाथ मिलाया था। वे चाहते थे कि अरविंद स्वस्थ हो जाए और साथ ही 100,000 पहाड़ों में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करे। नश्वर दुनिया के विशेषज्ञों का संदेह न जगाने के लिए शैतानों के वे लोग अरविंद को सील करने के बाद वे सभी इस जगह से चले गए। कोई भी पीछे नहीं छूटा। इस तरह नश्वर दुनिया के लोग किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा और इस बार शैतानों के नश्वर संसार में वापस लौटने का कारण था। 10 साल बीत चुके थे और अरविंद लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। शैतानों के लोग एक बार फिर 100,000 पहाड़ों पर आए। वे अरविंद को बचाना चाहते थे, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ प्रशिक्षण लेने आए मॉर्टल वर्ल्ड के किसी शिष्य से मिलेंगे। नतीजतन उनके यहाँ आने की खबर उजागर हो गई। सौभाग्य से हालांकि एक दुर्घटना हुई, लेकिन परिणाम नहीं बदला। मॉर्टल वर्ल्ड के लोगों को यहाँ आने का उनका असली उद्देश्य नहीं पता था और किंगसॉन की मदद से डेविल्स के लोगों ने उन्होंने डेविल सम्राट और अरविंद को खोलने के लिए सफलतापूर्वक एक जादू भी किया। अब अरविंद शैतानों का सदस्य बनकर सामने आ चुका था। उसे अब मॉर्टल वर्ल्ड की घेराबंदी का डर नहीं था और तो और मॉर्टल वर्ल्ड के लोगों को अभी भी नहीं पता था कि अरविंद अभी भी जीवित है। उनके दृष्टिकोण से अरविंद पहले ही मर चुका था और घेराबंदी की तारीख कल होगी। उस समय वे निश्चित रूप से मॉर्टल वर्ल्ड के विशेषज्ञों को बिना तैयारी के पकड़ लेंगे। मर्ती जगत कैसा चल रहा है, अरविंद ने पूछा। करीब 10 साल पहले उन्हें नश्वर दुनिया के कई विशेषज्ञों ने घेर लिया था और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जाहिर है अरविंद अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था। इस मामले के बारे में 10 साल बाद भी वह अभी भी इसके बारे में नहीं भूला था। इस वजह से उसने बाहर आते ही इस मामले के बारे में पूछा। मोन ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने अरविंद को उन चीजों के बारे में बताया जो वह इस समय के दौरान नश्वर दुनिया के बारे में जानता था। हालांकि मोन लंबे समय से इस दुनिया में नहीं था। हालांकि संप्रदाय के नेता किंगसॉन के जासूस होने के कारण मोन को बहुत सी बातें पता थी। इस वजह से उसने अरविंद को बहुत सी बातें बताई थी। मॉर्टल वर्ल्ड के लोग हम पर हमला करना चाहते हैं। अरविंद ने मोन की बात सुनकर मुस्कुराया। हालांकि चाहे उसने उस मुस्कान को कैसे भी देखा हो, वह क्रूर लग रही थी। यह अच्छा है, मैं 10 साल पहले जो हुआ उसे नहीं भूला हूँ। अब उनसे हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। हालांकि अरविंद ने यह बात सहजता से कही थी, लेकिन उसके शब्दों में सख्ती थी। मूल रूप से अरविंद ने 10 साल पहले से दुश्मनों के साथ परेशानी मोल लेने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी तक नहीं गया है। उन लोगों ने वास्तव में अपने दरवाजे खुद ही छोड़ दिए। ऐसे अवसर के सामने स्वाभाविक रूप से वह ऐसा अवसर चूकना नहीं चाहेगा। इस कारण अरविंद ने पहले ही मन बना लिया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वह उस तीर का बदला लेगा। सेट मास्टर, हमारे पास मॉर्टल वर्ल्ड में एक बहुत ही प्रतिष्ठित जासूस है। मुझे विश्वास है कि समय आने पर हम इस मामले से आसानी से निपट लेंगे, मोन ने सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि मोन ने अरविंद को संप्रदाय के नेता किंगसॉन के बारे में बताया। अरविंद ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से किसी अंदरूनी व्यक्ति के साथ यह अधिक सुविधाजनक था। हालांकि वह मोन से ये भी जानता था कि 10 साल पहले से कई विरोधी थे। वे सभी पहले ही अमर दुनिया छोड़ चुके थे। इससे बदला लेने की उसकी इच्छा विफल हो गई। हालांकि अरविंद ने जल्दी ही इस घृणा को अपने पुराने दोस्तों के शिष्यों और परपोतों पर स्थानांतरित कर दिया। ये शिष्य और परपोते शैतानों पर इस हमले की मुख्य ताकत थे। बहुत बढ़िया, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा था। उन्होंने वास्तव में मुझे ढूंढने के लिए पहल की, अरविंद ने कहा। उसकी आंखें खून की प्यासी रोशनी से भरी थी। तो कल मुझे उनके कौशल देखने दो। 1814 शैतान तेंदुआ दूसरी तरफ मेंग याओ के वेदी से चले जाने के बाद वह वापस लौटने का रास्ता तलाशती रही। वह स्पष्ट रूप से वेदी की दिशा से एक शक्तिशाली आभा को बाहर निकलता हुआ महसूस कर सकती थी। भले ही वे काफी दूर थे, फिर भी इसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। मेंग याओ भी खुद को भाग्यशाली मानती थी कि वह समय से पहले निकल गई, अन्यथा उसे लगता था कि उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि जटिल परिवेश को देखते हुए मेंग याओ का दिल निराशा से भर गया। यहाँ वह पूरी तरह से अपनी दिशा खो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि कैसे जाना है।
क्योंकि वह वेदी पर काली छाया से डरती थी, मेंग याओ केवल उस दिशा से बचने की पूरी कोशिश कर सकती थी। गर्जन। जैसे ही मेंग याओ बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी, उसने अचानक एक दहाड़ सुनी। वह दहाड़ उसके बहुत करीब थी और उसने उसका दिल धड़का दिया। मेंग याओ ने पलट कर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कब उसके पीछे एक विशाल तेंदुए की दहाड़ सुनाई दी और तेंदुआ वहीं खड़ा रहा। उसने मेंग याओ को ठंडी निगाह से देखा और अपना मुंह थोड़ा खोला। दांतों की उन दो पंक्तियों से एक घनी गंध आ रही थी और उससे एक भयानक एहसास पैदा हुआ। मेंग याओ का दिल उछल पड़ा। वह पहले से ही एक मध्यम चरण गोल्डन कोर कल्टीवेशन लेवल थी। हालांकि जब ऐसे प्राणी का सामना हुआ तो उसे वास्तव में सहज रूप से डर लगा। ये देखा जा सकता था कि दूसरे पक्ष की ताकत उससे ऊपर थी। मेंग याओ जानती थी कि इतने शक्तिशाली प्राणी का अपना क्षेत्र यहाँ है। जाहिर है उसे पता ही नहीं चला कि वह कब दूसरे पक्ष के क्षेत्र में घुस गई। इस वजह से दूसरे पक्ष की नजर उस पर थी। मेंग याओ ने भागने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानती थी कि इस प्राणी द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद वह पीछे मुड़कर भाग जाएगी। अगर वह अपनी पीठ दूसरे पक्ष की ओर कर देती तो यह निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं होता। इसके बजाय यह उसे एक निष्क्रिय स्थिति में डाल देता। गर्जन। तेंदुआ फिर से दहाड़ता हुआ धीरे धीरे मेंग याओ की ओर बढ़ा। उसकी नजरें पहले से ही मेंग याओ पर टिकी हुई थी। मेंग याओ का दाहिना हाथ चुपके से एक मोहर बना रहा था। ऐसे प्राणी द्वारा लक्षित होने पर भागना संभव नहीं था। केवल एक ही रास्ता बचा था, झगड़ा करना। चूंकि वह अब नहीं लड़ सकती थी, इसलिए मेंग याओ ने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने अपने दाहिने हाथ से एक मोहर बनाई और उसे तेंदुए पर फेंक दिया। हालांकि तेंदुआ कोई साधारण प्राणी नहीं था। मेंग याओ के अचानक हमले के सामने उसने हल्की सी छलांग लगाई और उसे चकमा दे दिया। इसके अलावा तेंदुआ लापरवाही से नहीं कूदा था, वह मेंग याओ की दिशा में कूदा था। गर्जन। तेंदुआ जमीन पर उतरा और हल्के से जमीन पर थपथपाया। उसका शरीर फुर्ती से उछला और मेंग याओ की ओर कई तरह के दृश्य दिखाते हुए झपटा। मेंग याओ चौंक गई। तेंदुआ बहुत तेज था। वह अवचेतन रूप से केवल एक ताड़ के पेड़ पर ही वार कर सकती थी। ये ताड़ का पेड़, जिसमें स्टिल वाटर हाउस की खेती की तकनीक और खेती का वो स्तर शामिल है जिससे मेंग याओ पहले ही मध्यवर्ती गोल्डन कोर क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। अगर यह किसी साधारण जानवर पर वार करता तो शायद वो खुद ही उस जानवर को मार सकता था। लेकिन मेंग याओ की हथेली तेंदुए के शरीर पर पड़ी, लेकिन इससे दूसरे पक्ष की हरकतें कुछ पल के लिए धीमी पड़ गई। तेंदुए को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वह अपने तीखे पंजों से मेंग याओ पर झपकता रहा। वह सीधे उसके ऊपर चढ़ गया। मेंग याओ चमक उठी, लेकिन तेंदुए की गति स्पष्ट रूप से अधिक थी। चीर। एक आवाज के साथ मेंग याओ के कपड़ों पर एक बड़ा सा घाव हो गया। साथ ही तीखे पंजों ने उसके शरीर पर खून के कुछ निशान भी छोड़ दिए। 1815 गोरिल्ला एक मेंग याओ जल्दी से पीछे हट गई और उसके पैर घबराए हुए लग रहे थे। हालांकि मेंग याओ ग्रैंडनन जिंगवेन की आखिरी शिष्या थी और उसके पास में गोल्डन कोर कल्टीवेशन लेवल भी था। हालांकि इससे पहले वह स्टिल वाटर हाउस में शांतिपूर्वक साधना कर रही थी। उसके पास ज्यादा युद्ध का अनुभव नहीं था। इस बार ग्रैंडनन जिंगवेन ने उसे बाहर आकर प्रशिक्षण लेने के लिए कहा। वह उसका युद्ध का अनुभव भी बढ़ाना चाहती थी, इसलिए मेंग याओ की ताकत खराब नहीं थी। लेकिन असली लड़ाई में वह उसी चरण में अपने प्रतिद्वंदी जितनी अच्छी नहीं हो सकती। पहाड़ों में इस अवधि के दौरान उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। उसे बहुत अधिक क्रूर जानवरों का सामना नहीं करना पड़ा। इससे उसका मुकाबला अनुभव भी थोड़ा बढ़ गया। यदि नहीं तो वह पहले ही तेंदुए के हमले की चपेट में आ सकती थी। वह पहले ही हार चुकी थी। हालांकि वह तेंदुए के हमले से हारी नहीं थी। मेंग याओ की मौजूदा स्थिति उस तेंदुए का स्पष्ट रूप से हार मानने का इरादा नहीं था। इसके अलावा उस तेंदुए का ऊपरी हाथ भी था। मेंग याओ ने ध्यान से तेंदुए को देखा और उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया। तेंदुआ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेंग याओ को घूर रहा था। उसकी आंखों में खून की प्यासी रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। उसने अपने पैर धीरे धीरे हिलाए, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। दूसरी ओर मेंग याओ को दर्द का एहसास था। हालांकि यह सिर्फ एक झटका था, लेकिन उसे पहले से ही स्पष्ट रूप से महसूस हो गया था कि वह इस तेंदुए का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी पार्टी उससे ज्यादा ताकतवर थी और कॉम्बैट एक्सपीरियंस उससे ज्यादा समृद्ध था। इस तरह वह पूरी तरह से नुकसान में थी। इसके अलावा आसपास का माहौल बहुत ही अस्त व्यस्त था और भागना आसान नहीं था। इसके अलावा वह एक बाहरी व्यक्ति थी, इसलिए वह यहाँ के माहौल से परिचित नहीं थी। तेंदुआ स्पष्ट रूप से एक स्थानीय निवासी था, इसलिए भले ही मेंग याओ भागना चाहती थी, लेकिन वह नहीं भाग पाएगी। और एक लड़ाई में मेंग याओ अभी प्रतिद्वंदी के मुकाबले में नहीं थी। दुविधा में होने के कारण मेंग याओ को निराशा का एहसास हुआ। लेकिन इसी समय उसके बगल की घास से अचानक एक बड़ी काली छाया बाहर निकली। उस विशाल काली छाया ने माउंट आई की गति के साथ अचानक तेंदुए पर दबाव डाला। तेंदुए का ध्यान हमेशा मेंग याओ पर था और उसे उसके आसपास कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। जब तक उसे काली परछाई मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेंदुआ और भी आगे बढ़ना चाहता था। काली छाया पहले ही उस पर दबाव डाल चुकी थी। उसके बाद उसने एक हाथ से तेंदुए की गर्दन पकड़ी और उसे बुरी तरह जकड़ लिया। इस समय मेंग याओ ने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि काली छाया क्या थी। यह एक बहुत बड़ा गोरिल्ला था जिसके पूरे शरीर पर घने बाल थे। इस समय गोरिल्ला खड़ा था। इसकी ऊंचाई 2 मेंग याओ से भी अधिक थी। इसका शरीर भी असामान्य रूप से मजबूत था। एक हाथ से तेंदुए को पकड़ने के बाद चाहे तेंदुआ कितनी भी कोशिश करे, वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। हालांकि तेंदुए ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया। उसके 4 पंजे लगातार गोरिल्ला के शरीर पर हमला करते रहे। अपने प्रतिद्वंदी के बहुत सारे फर नोचने के बाद गोरिल्ला लगातार दर्द से चिल्लाता रहा। इसके अलावा उसके शरीर पर और भी कई घाव थे। गोरिल्ला दर्द में था। उसने अपने दूसरे हाथ से तेंदुए के सिर पर मुक्का मारा। तेंदुए का गोल्डन कोर कल्टीवेशन लेवल लेट स्टेज था और उसका शरीर असामान्य रूप से सख्त था। उसका सिर पत्थर से भी सख्त था। हालांकि इस हमले के तहत तेंदुआ स्पष्ट रूप से रुक गया। हालांकि उसके बाद ये तेंदुए का क्रूर जवाबी हमला था। उसके 2 पैरों ने गोरिल्ला के शरीर को कसकर जकड़ लिया और फिर बाकी 2 पंजे लगातार गोरिल्ला के शरीर पर हमला करते रहे। मेंग याओ ने यह भी देखा कि गोरिल्ला के शरीर पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा था। यह उसके फर के साथ साथ फटा हुआ था। उसके सामने अचानक छिड़े युद्ध ने मेंग याओ को मौके पर ही थोड़ा स्तब्ध कर दिया।
वह पहले भी यहाँ दुष्ट जानवर से लड़ चुकी थी। हालांकि अंत में उसका भागना ही उसका अंत था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। समान शक्ति वाले दो दुष्ट जानवर, इतनी शक्तिशाली लड़ाई। मेंग याओ को महसूस हो रहा था कि बाद में दिखाई देने वाले गोरिल्ला की ताकत भी उससे ज्यादा थी। ये कहा जा सकता है कि वह इन दो खतरनाक जानवरों में से किसी एक को भी नाराज नहीं कर सकती थी। मूल रूप से मेंग याओ इस जगह से भागने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। हालांकि जैसे ही वो पलटी और जाने वाली थी, जब उसने गोरिल्ला के शरीर पर भयानक घाव देखे तो वह ऐसा करने से नहीं रोक पाई। हालांकि उसे नहीं पता था कि गोरिल्ला तेंदुए पर हमला क्यों करना चाहता था, फिर भी कोई बात नहीं, गोरिल्ला ने उसे बचा लिया था। अगर वह ऐसे ही चली जाती तो उसे बुरा लगता। हालांकि 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर बेहद क्रूर था। मेंग याओ को भी चिंता थी कि वह गोरिल्ला को तेंदुए को हराने में मदद करेगी। उसके बाद उस समय वह अभी भी मौत के भाग्य से बच नहीं पाएगी। थोड़ी देर झिझकने के बाद मेंग याओ ने आखिरकार हमला करने का फैसला किया। अगर गोरिल्ला नहीं आता तो वह तेंदुए के पंजे में फंसकर मर सकती थी, इसलिए गोरिल्ला ने उसकी जान बचाई। उस समय अगर गोरिल्ला उस पर हमला करता तो वह बस ये दिखावा करती कि गोरिल्ला कभी आया ही नहीं। उसे तेंदुए ने मार डाला। अपना मन बनाने के बाद मेंग याओ ने चलना शुरू कर दिया। हालांकि वह गोरिल्ला और तेंदुए से कमजोर थी, लेकिन वह ज्यादा कमजोर नहीं थी। उसके पास केवल वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी थी और अब तेंदुआ गोरिल्ला द्वारा बांध दिया गया था। मेंग याओ अपनी पूरी ताकत लगा सकती थी। बहुत जल्दी ही मेंग याओ के दाहिने हाथ में एक जाना पहचाना चिन्ह प्रकट हुआ। इसमें एक रहस्यमयी ऊर्जा थी और ये तेंदुए की ओर बढ़ा। इस समय तेंदुआ गोरिल्ला के साथ भयंकर युद्ध लड़ रहा था, इसलिए वह मेंग याओ की परवाह कैसे कर सकता था। इसके अलावा उसका शरीर अभी भी गोरिल्ला द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। इस वजह से तेंदुआ मेंग याओ के हमले से बच नहीं सका। टकराना। मेंग याओ ने जो सीढ़ी भेजी थी वह तेंदुए के शरीर पर सटीक तरीके से लगी। तेंदुए का शरीर स्पष्ट रूप से रुक गया और जहां उसे मारा गया था वहां एक बड़ा घाव दिखाई दिया। मांस का एक टुकड़ा गिर गया और अंदर की हड्डियां भी देखी जा सकती थी। गोरिल्ला ने भी इस स्थिति को नोटिस किया। उसने यह मौका नहीं छोड़ा। एक हाथ से तेंदुए को नियंत्रित करने के बाद उसने दूसरे हाथ से मेंग याओ द्वारा मारे गए घाव पर वार किया। गर्जन। तेंदुआ दर्द से कराह उठा और चीखने लगा। हालांकि गोरिल्ला की फुर्ती भले ही उतनी अच्छी न हो, लेकिन उसकी ताकत उससे कहीं बेहतर थी। तेंदुए को दर्द में देखकर वह उसका पीछा करने लगा और उसके घाव पर बार बार वार करने लगा। दूसरी तरफ मेंग याओ ने भी हमला करना बंद नहीं किया। ऐसी स्थिति में जहां उसे हमले की चिंता नहीं थी, मेंग याओ अपनी पूरी ताकत लगा सकती थी। तेंदुए पर हमले भी ज्यादा होते गए। तेंदुए को भी लगातार नुकसान पहुंचा। संघर्ष भी धीरे धीरे कमजोर होता गया। आखिरकार वह शरीर जिसे इतना पीटा गया था कि वो कुछ हद तक टूट गया। गोरिल्ला ने उसे दो टुकड़ों में फाड़ भी दिया और आसमान खून की धुंध से भर गया। हवा में खून की मोटी गंध भर गई। मेंग याओ का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने ये दृश्य देखा। अगर वह धीरे धीरे इस माहौल के अनुकूल नहीं हो जाती तो वह अपने सामने की दृश्य को देखकर उल्टी कर देती। हालांकि मेंग याओ ने फिर भी इसे रोके रखा। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके हाथ पैर कमजोर थे, फिर भी उसने इसे रोके रखा। इसके अलावा इस समय उसके पास अन्य चीजों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वह चुपचाप गोरिल्ला को देखती रही और गोरिल्ला भी उसे देखता रहा। गोरिल्ला की आंखें देखकर मेंग याओ को लगा कि उसकी धड़कनें भी धीमी हो गई हैं। उसे नहीं पता था कि गोरिल्ला क्या करेगा। अगर वह उस पर हमला करता तो वह सिर्फ उसका विरोध करने की पूरी कोशिश कर सकती थी। सौभाग्य से मेंग याओ जिस बात को लेकर चिंतित थी वह घटित नहीं हुई। गोरिल्ला ने उसे देखने के बाद अपने हाथ में तेंदुए की लाश को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। ये देखकर मेंग याओ ने राहत की सांस ली। गोरिल्ला ने उस पर तुरंत हमला नहीं किया, इसलिए वह संभवतः सुरक्षित थी। फिर मेंग याओ ने देखा कि गोरिल्ला ने तेंदुए की लाश के सिर से एक क्रिस्टल कोर निकाला। फिर उसने टूटी हुई लाश को बाहर फेंक दिया। मेंग याओ स्वाभाविक रूप से क्रिस्टल कोर के बारे में जानता था। इस दुनिया में केवल मनुष्य ही खेती नहीं कर सकते थे, अन्य जीव भी खेती कर सकते थे, विशेष रूप से 100,000 पहाड़ों में दुष्ट जानवर। वे मजबूत थे क्योंकि वे भी खेती कर सकते थे। किसी व्यक्ति की साधना के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा डेंटियन में संग्रहित होती थी, लेकिन जानवरों में नहीं। वे हृदय या मस्तिष्क में एक क्रिस्टल कोर का निर्माण करते थे और उनकी साधना ऊर्जा स्थान पर संग्रहित होती थी। जाहिर है गोरिल्ला के हाथ में क्रिस्टल कोर तेंदुए की साधना की ऊर्जा थी। ये ऊर्जा क्रिस्टल कोर मनुष्य और अन्य प्राणियों दोनों के लिए सहायक थे और वे उपयोगकर्ता की साधना गति को बढ़ाने में मदद कर सकते थे। जानवर के मरने के बाद ऊर्जा क्रिस्टल कोर में बनी रहेगी। यह मनुष्यों से अलग था। अगर कोई इंसान मर जाता है तो डेंटियन में मौजूद ऊर्जा जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जानवरों के क्रिस्टल कोर लोगों की साधना के लिए सहायक होते हैं, लेकिन एक मृत व्यक्ति का डेंटियन बेकार था। जहाँ तक इन ऊर्जा क्रिस्टल कोर की बात है, अगर ऊर्जा बहुत कमजोर थी तो इसका असर उतना बढ़िया नहीं था। मजबूत ऊर्जा वाले क्रिस्टल कोर पाना आसान नहीं था। इस वजह से ऐसे क्रिस्टल कोर भी मानव दुनिया में दिखाई दिए। हालांकि वे सभी अपेक्षाकृत कीमती वस्तुएं थीं। गोरिल्ला ने तेंदुए पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसे दूसरे पक्ष के ऊर्जा क्रिस्टल कोर से लगाव हो गया था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह इसका इस्तेमाल करना जानता था। गोरिल्ला ने तेंदुए की लाश को फेंकने के बाद मेंग याओ की ओर देखे बिना ही मुड़कर चला गया। हालांकि इससे मेंग याओ को बहुत राहत मिली। आखिरकार गोरिल्ला ने उस पर हमला नहीं किया। उसे नहीं पता था कि वह इंसानों पर हमला करने की क्षमता के बिना पैदा हुआ था या इसलिए कि उसे पता था कि उसने पहले उसकी मदद की थी। हालांकि अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका संकट अस्थायी रूप से हल हो गया था। मेंग याओ ने चारों ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि वहाँ कोई अन्य प्राणी नहीं है, वह भी पीछे मुड़ी और चली गई। ये जगह एक बार फिर शांत हो गई थी। वहाँ केवल एक टूटी हुई लाश थी जो साबित करती थी कि यहाँ पहले भी भीषण युद्ध हुआ था। 1816 उनका ट्रम्प कार्ड 4 इस समय स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय के नेता ताओवादी बुजुर्ग किंग सान अपने कुछ विश्वसनीय बुजुर्गों को इकट्ठा कर रहे थे। ये सभी बुजुर्ग लोग किंग सॉन्ग की योजना के बारे में जानते थे और वे सभी लोग उससे सहमत थे। कल नश्वर दुनिया के कई संप्रदाय एक साथ 100,000 पहाड़ों में शैतानों पर हमला करेंगे, इसलिए सभी लोग एक बार फिर इस मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।
हालांकि हमें शैतानों की मदद की जरूरत है, लेकिन हम उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग ने कहा, शैतानों के लोग सभी क्रूर लोग हैं। ये गारंटी देना मुश्किल है कि वे इसके बाद हम पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके तैयारी करनी चाहिए। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया, यहाँ तक कि किंगसान भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि सभी ने कुछ समय के लिए शैतानों के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई, लेकिन उनके दिल में उन्होंने कभी शैतानों पर विश्वास नहीं किया था। आखिरकार शैतानों के लोगों की क्रूरता प्रसिद्ध थी। इन लोगों पर अपनी बात रखने के लिए भरोसा करना मुश्किल था। उन्हें केवल यह उम्मीद थी कि नश्वर दुनिया में शैतानों और अन्य संप्रदायों के लोगों के बीच लड़ाई देखने के बाद वे स्थिति का फायदा उठाने का अवसर लेंगे। उन्हें शैतानों के लोगों पर और अधिक भरोसा करना था। यह असंभव था, इसलिए हर कोई शैतानों से सावधान रह रहा था। ये सही है, हम चाहते हैं कि शैतान दूसरे संप्रदायों के साथ मौत तक लड़े। उसके बाद शैतान के लोग भरोसेमंद थे। वे हमें हमारी गुप्त योजना के बारे में बता सकते हैं और इसीलिए हमें कल के अवसर का लाभ उठाकर कुछ करना चाहिए। किंग सॉल ने कहा, संप्रदाय नेता की क्या योजना है? मैं भी यही सोचता हूँ। किंग सॉल ने एक पल सोचा और कहा, कल मैं कुछ लोगों को लेकर आऊंगा, साथ ही उनमें से कुछ को भी। दूसरे संप्रदायों के साथ मिलकर हम 100,000 पहाड़ों पर जाएंगे। उस समय हम शैतानों के लोगों के साथ मिलकर दूसरे संप्रदायों को कड़ी टक्कर देंगे। उसके बाद हम हालात बदल देंगे और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। अगर शैतानों के लोग इस मामले को उजागर करते हैं तो हम दूसरे संप्रदायों के लोगों से संपर्क करेंगे। आप में से कुछ के लिए उस समय हम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आएंगे। हम दूसरे संप्रदायों के लोगों पर घात लगाएंगे जो लोग उन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं। निश्चित रूप से उनमें से बहुत से लोग नहीं होंगे और वे किसी भी चीज के खिलाफ आपकी रक्षा नहीं करेंगे। जब तक आप इस मामले को खत्म होने के बाद शैतानों पर थोपते हैं तब तक ही पर्याप्त होगा। उस समय भले ही दूसरे संप्रदायों के लोग बच गए हों, उनका संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका है, फिर भी हम नश्वर दुनिया में सबसे बड़े संप्रदाय बन जाएंगे। किंग सॉल के बोलते ही उसका चेहरा धीरे धीरे उत्साहित हो गया। वास्तव में ये लाल भी हो गया था। इस दिन के लिए उसने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। ये कहा जा सकता है कि अपनी दृष्टि के लिए उसने बहुत प्रयास किया था। वास्तव में उसने नश्वर दुनिया पर हावी होने के लिए शैतानों के लोगों के साथ सहयोग करने में संकोच नहीं किया और आखिरकार ये दिन आ ही गया। उसने इसके लिए बहुत सारी आकस्मिक योजनाएं तैयार कर रखी थी। शैतानों के लोगों और दूसरे संप्रदायों के लोगों से निपटना आसान नहीं था। उसके लिए स्थिति को बदलना आसान नहीं था। उसके पास अपना तुरुप का पत्ता था, वरना शैतानों की बची हुई ताकतें ही क्यों न हों, वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा भी नहीं सकता था। इसके अलावा शैतानों के लोग ऐसी स्थिति में थे, यह उनकी साजिश को उजागर कर सकता था। उस समय किंग सॉल केवल दूसरे संप्रदायों के लोगों को मार सकता था, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए थी। इसके अलावा उसने जिन लोगों को दूसरे संप्रदायों के ठिकानों पर घात लगाने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद वह शैतानों पर दोष मर देगा। वे नश्वर दुनिया में सबसे मजबूत संप्रदाय भी बन जाएंगे। यदि अन्य संप्रदाय जीवित रहना चाहते हैं और बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें उन पर भरोसा करना होगा। योजना एकदम सही थी। किंग सॉल को लगा कि उसने पहले से ही सब कुछ सोच लिया है, कोई गलती नहीं होगी और इस वजह से उसे लगा कि वह पहले से ही अपने लक्ष्य के काफी करीब है। जब उसने सोचा कि उसकी लंबे समय से पोषित इच्छा कैसे पूरी होने वाली है तो वह उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। अन्य बुजुर्गों की भी ऐसी ही भावनाएं थी। वे किंग सॉल के निर्णय से सहमत थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके विचार भी समान थे और जहाँ तक उनका संबंध था, उनकी योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक थी और सफलता की संभावना बहुत अधिक थी। इसके बाद सभी ने कुछ देर तक विस्तार से चर्चा की और फिर कुछ बुजुर्गों ने विदाई ली और चले गए। सभी बुजुर्गों के चले जाने के बाद किंग सॉल ने अपने शयन कक्ष का एक कोठा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक गुप्त स्थान था जिसमें एक शिवालय जैसा कुछ था और यह बात किंग सॉल का तुरुप का पत्ता थी, साथ ही उसका अंतिम तुरुप का पत्ता भी। 40 ये शिवालय संप्रदाय के नेता किंग सॉल द्वारा एक ऋषि के खंडहरों में पाया गया था। यह एक प्राचीन युग था। यह एक शक्तिशाली साधक का जादुई खजाना था और यह एक जीवनबद्ध जादुई खजाना भी हो सकता है। इसे खिलाने के लिए अपने स्वयं के रक्तसार का उपयोग करना अत्यंत शक्तिशाली था, भले ही ये ग्रीन पाइन जैसा साधना स्तर हो। इस जादुई खजाने की सबसे मजबूत अवस्था क्या थी, ग्रीन पाइन को भी नहीं पता था। हालांकि किंग सॉल ने जो क्षमता खोजी थी वह पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी निर्भरता भी थी। किंग सॉल ने 10 साल पहले इंसानों और राक्षसों के बीच हुए महायुद्ध में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों किंग सॉल को 100,000 पहाड़ों में मुठभेड़ के बाद शैतानों की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। यह एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय था। साथ ही नश्वर दुनिया में अन्य संप्रदाय भी कमजोर नहीं थे। यहाँ तक कि कुछ संप्रदाय ऐसे भी थे जिनके अपने पूर्वज कई वर्षों तक एकांत साधना में रहे थे और इन लोगों की ताकत जानने के बाद भी किंग सॉल ने उनके खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत की। उसका एकमात्र सहारा उसके सामने स्थित यह शिवालय था। अगर यह शिवालय न होता, किंग सॉल शायद नश्वर दुनिया में अन्य संप्रदायों के खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत न कर पाता और भले ही वह शैतानों के साथ सहयोग करता, लेकिन इसे शक्तिशाली शैतानों के खिलाफ योजना बनाने के रूप में नहीं गिना जाता। ये वास्तव में इस पगोड़ा के कारण ही था कि उन्हें विश्वास हुआ कि वे इतनी सारी योजनाएं बना सकेंगे। किंग सॉल ने धीरे से इस स्याही काले शिवालय को सहलाया, उस पर बने पैटर्न को महसूस किया। इस जादुई खजाने को सक्रिय किए बिना भी किंग सॉल इसे महसूस कर सकता था। उसकी प्रतीत होने वाली गैर मौजूद जादुई शक्ति, उसे नहीं पता था कि किस सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ ने इस जादुई खजाने को परिष्कृत किया था। कल तुम्हारे लिए एक बार फिर दिन की रोशनी देखने और शानदार ढंग से चमकने का समय आ गया है, संप्रदाय के नेता किंग सॉल ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह युद्ध के मैदान को तिरस्कार पूर्वक देखने के लिए इस जादुई खजाने पर निर्भर होने के दृश्य को देख पा रहा था। इस समय जादुई खजाने की सतह पर सफेद रोशनी की एक झलक दिखाई दी, मानो वह संप्रदाय के नेता किंग सॉल के शब्दों का जवाब दे रही हो। ये वास्तव में बुद्धिमत्ता से भरा जादुई खजाना था। सफेद रोशनी के इस निशान को देखकर संप्रदाय के नेता किंग सॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आप अब और इंतजार नहीं कर सकते और मैं भी इंतजार नहीं कर सकता। दुनिया को देखने दो कि कौन अंत तक हंस सकता है। दुनिया के शासक के रूप में अपने प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के बाद संप्रदाय के नेता किंग सॉल
तभी वह गुप्त कक्ष से बाहर निकला और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। कल भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में रहे। गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला और बंद किया गया। गुप्त कक्ष अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। शिवालय भी चुपचाप खड़ा था। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और स्याही काला शिवालय अचानक अपनी मूल जगह से गायब हो गया। इसके तुरंत बाद वहाँ एक और वैसा ही शिवालय दिखाई दिया। इसका स्वरूप वैसा ही था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं थी। उसी समय पृथ्वी पर हैंसेन और अन्य लोग पहले ही चेंज हो चुके थे। वे अपने बेस पर लौट आए थे। यह मध्य पूर्व का एक देश था जो इस समय आंतरिक कलह की स्थिति में था। न केवल ये देश बल्कि आसपास के देश भी। इस समय शांति नहीं थी, शून्य। ऐसी अराजक स्थिति ने भी हैंसेन को पानी में मछली की तरह बेचैन कर दिया। वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। टीम की ताकत भी पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। जब वे विस्तार कर रहे थे तो हसेन और अन्य लोगों को आसपास की कई शक्तियों द्वारा भर्ती किया गया था। हालांकि इन सभी निमंत्रणों को हसेन और अन्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। वे दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते थे। साथ ही उन्हें ये भी लगा कि अपनी ताकत से वे यहाँ एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम थे। उन आग्रहों को स्वीकार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। वे आग्रह यह उनके लिए बहुत मददगार नहीं होगा। हालांकि इस तरह की अस्वीकृति शुरू में ठीक थी, लेकिन कई बार ऐसा होने के बाद हैंसेन और अन्य लोगों को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि आसपास का माहौल और वातावरण बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई साजिश मंडरा रही हो। कुछ जांच के बाद हैंसेन और अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चला। उनका पिछला अनुमान सही था। वास्तव में उनके खिलाफ एक साजिश चल रही थी। आसपास की शक्तियां जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने गठबंधन बना लिया था। वे पहले उन्हें खत्म करना चाहते थे। आखिरकार एक गुट था जिसका रवैया अनिश्चित था। दूसरे गुटों के लिए यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे स्वीकार कर सके। अगर ये सिर्फ एक या दो बड़ी ताकतें होती तो हसेन और बाकी लोग डर नहीं पाते। हालांकि इस बार उन पर कई बड़ी ताकतें निशाना साध रही थी और वे बहुत शक्तिशाली भी थी। हसेन और बाकी लोगों के पास उन पर ध्यान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उन प्रमुख शक्तियों के प्रभाव के कारण हैंसेन और अन्य हाल ही में पहुंचे थे। खाद्य उपचार और हथियारों और गोला बारूद की भरपाई के मामले में वे सभी एक कठिन स्थिति में आ गए थे। हैंसेन इस बार व्यक्तिगत रूप से चीन गए थे, क्योंकि दादा को मिशन पूरा करने में मदद करने का मतलब बाहरी दुनिया से मदद मांगना भी था। इस समय आसपास की शक्तियां पहले से ही एकजुट हो चुकी थी। भले ही हैंसेन उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। हैंसेन जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, इसलिए वह केवल बाहरी दुनिया से ही मदद मांग सकता था। दुर्भाग्य से हैंसेन दादाजी के द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा नहीं कर सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनसे मदद नहीं मिल सकी। लेकिन अपनी असफलता के बाद उन्होंने हुआन फैंग से मदद लेने का फैसला किया। लेकिन उन्हें नहीं लगा कि हुआन फैंग का वादा बहुत अच्छा था। इसलिए जब वे लौटे तो हसेन और अन्य लोग बुरे मूड में थे। बॉस, आप वापस आ गए। हाल ही में यहाँ की स्थिति और भी खराब हो गई है। मुझे डर है कि आसपास के लोग अब और नहीं टिक पाएंगे। टीम के एक सदस्य ने हैंसेन को बताया, इसके अलावा हमारे भोजन और गोला बारूद की कमी होती जा रही है। मुझे पता है। हैंसेन ने भावशून्यता से सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि वह ऐसे माहौल में जीवित रह सकता है। उनमें से कोई भी नर्म दिल वाला नहीं था। उन लोगों ने पहले ही उन पर हमला करने का फैसला कर लिया था। बेशक वे विनम्र नहीं होंगे। वर्तमान स्थिति ये पूरी तरह से उनकी उम्मीदों के अनुरूप थी। 1817 वो एक सदस्य था जिसका हैंसेन के साथ अच्छा रिश्ता था। हैंसेन के हाव भाव देखकर वह आगे बढ़ा और फुसफुसाया, चीफ, क्या इस बार सब कुछ ठीक नहीं रहा? ये स्पष्ट था कि वह मुख्य कारण जानता था कि हैंसेन और बाकी लोग क्यों बाहर जा रहे थे। हत्या मिशन पूरा करना गौण था। हालांकि ये देखकर कि हैंसेन की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, सदस्य ने अनुमान लगाया कि इस बार चीजें आसानी से नहीं होंगी। एक समस्या है। हैंसेन ने अपना सिर हिलाया। उसे कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं छिपा सकता था। आसपास की सेनाएं जल्द ही अपना कदम बढ़ाएंगी और उस समय उसके पास कोई सुदृढ़ीकरण या कोई हथियार या गोला बारूद नहीं होगा, इसलिए वह उन्हें एक नजर में बता सकेगा। इसके बाद हैंसेन ने ये कहानी कुछ मुख्य टीम के सदस्यों को बताई। ये सभी लोग टीम के मुख्य सदस्य थे। उनके पास इस बारे में जल्द से जल्द जानने की शक्ति थी। तो फिर उस हुआन फैंग आदमी के बारे में क्या? उसने कहा कि वह हमारा समर्थन कर सकता है। किस तरह का समर्थन? आप किस हद तक उनका समर्थन कर सकते हैं? टीम के एक सदस्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, हैंसेन ने कहा। सच में? हालांकि मैंने उस पर भरोसा करने का फैसला किया है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह अमीर है। इसके अलावा उसके विला में रहने वाले सभी लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ये कहा जा सकता है कि चाहे व्यक्तिगत लड़ाई हो या समूह की लड़ाई, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए मैं उसकी मदद लेना चाहता था। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उन लोगों को भेजने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि किसी और को भेजना चाहता था। आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि हैंसेन का चेहरा क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। सच तो ये था कि उसे हुआन फैंग की मदद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। हालांकि उसने हुआन फैंग के विला में नौकरों के हुनर को देखा था, लेकिन हुआन फैंग ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह उन लोगों को नहीं भेजेगा। साथ ही क्योंकि वे जिन देशों में थे वहाँ अराजकता थी और क्योंकि हुआन फैंग के पास पहले इस स्थान पर कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए हथियार और गोला बारूद, यहाँ तक कि भोजन और अन्य आवश्यक चीजें यहाँ तक पहुँचाना आसान नहीं था। इसके अलावा यदि आसपास की सेनाएं हैंसेन और बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती तो स्वाभाविक रूप से वे समय से गिर जाएंगे और उनके आपूर्ति मार्ग बंद हो जाएंगे। इसलिए हुआन फैंग और बाकी लोगों के लिए प्रवेश करना और भी कठिन हो गया। चूंकि आपकी नजर उस हुआन फैंग पर है, तो शायद वह हुआन फैंग हमें कोई सुखद आश्चर्य दे सकता है। आखिरकार आपने अतीत में शायद ही कभी उसे गलत समझा हो। टीम के कुछ सदस्यों ने हंसते हुए कहा। हालांकि हैंसेन ने पहले इन शब्दों को शायद ही कभी गलत समझा हो, लेकिन इस बार यह स्पष्ट रूप से अलग था। वह और हुआन फैंग ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और एक दूसरे को पर्याप्त रूप से समझते नहीं थे। इसके अलावा हुआन फैंग ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने विला में लोगों का समर्थन नहीं करेगा। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा, हैंसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने प्रदर्शन के कारण अन्य सदस्यों को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए हैंसेन ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, इसके अलावा भले ही हुआन फैंग को कोई मदद न मिले, हमारे लिए जीतना असंभव नहीं है।
हम लंबे समय से यहाँ हैं और सभी के पास लड़ाकू अनुभव की प्रचुर मात्रा है। ये सही है, हम कुछ सालों से यहाँ हैं, हम कभी किसी से कैसे डर सकते हैं। चूंकि वे हमें नष्ट करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। मुझे डर है कि उनके पास इतने अच्छे दांत नहीं हैं। ठीक है, वे सचमुच हमें बीमार बिल्लियां समझते हैं। हैंसन के शब्द कमोबेश प्रभावी थे। यह मुख्य रूप से सभी की सामान्य युद्ध उपलब्धियों के कारण था। आसपास की सेनाएं उन्हें क्यों भर्ती करना चाहती थी? क्या ये सब उनकी शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं के कारण नहीं था? इससे पहले उसने कितनी बार जीत हासिल की थी? इससे ये भी पता चला कि उनके पास पर्याप्त ताकत थी। हालांकि इस बार उन्हें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास कोई मौका नहीं था। ये देखकर कि सभी में लड़ने का जोश वापस आ गया है, हैंसन ने अपने दिल में राहत की सांस ली। लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मनोबल के मामले में वे बिल्कुल भी नहीं हार सकते थे और ताकत के मामले में वे पहले से ही नुकसान में थे। अगर वे अभी भी मनोबल के मामले में हार गए तो अब और लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वे बस अपनी मौत का इंतजार कर सकते थे। बेशक हैंसन और उसके आसपास के कुछ लोग भी अपने दिल में समझते थे कि उनके लिए जीतना असंभव नहीं था, लेकिन ऐसा करना उनके लिए निश्चित रूप से बहुत असंभव था। हालांकि उनकी ताकत खराब नहीं थी, लेकिन आसपास के किसी भी दुश्मन से निपटना आसान नहीं था। तभी अचानक एक सदस्य आया और बताया कि कोई हैंसन से मिलना चाहता है। ये कौन है? हैंसन ने पूछा। क्या ये वही लोग हो सकते हैं? वे अब भी हमें भर्ती करना चाहते हैं। शायद वे हमारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आए हैं। इस समय अगर हमें फिर से भर्ती किया गया तो हमारा भविष्य और भी दयनीय हो जाएगा और वे हमें और भी अधिक नीची नजर से देखेंगे। बुरा नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। सभी लोग आसपास के गुटों से थे और आखिरी समय में उन्हें भर्ती करना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इस अराजक माहौल में सब कुछ अपनी ताकत पर निर्भर था और अगर वे पहले किसी और की भर्ती स्वीकार कर लेते तो वे नुकसान में होते और अब उनकी स्थिति और भी खतरनाक थी। इसलिए अगर वे अब इस भर्ती को स्वीकार करते तो उनके साथ निश्चित रूप से और भी बुरा व्यवहार होता। जहाँ तक उनका प्रश्न है, वे ऐसे दिन कैसे सहन कर सकते थे जब वे युद्ध के मैदान में थे और खुलेआम घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि वे हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। उस टीम के सदस्य ने कहा, ओह वैसे उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चीनी पक्ष की ओर से आकर मदद करने का आदेश दिया गया था। चीनी, क्या ये हुआन फैंग के आदमी हो सकते हैं? हसन ने खुद से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग के आदमी इतनी जल्दी आ जाएंगे। हालांकि हुआन फैंग ने उससे पहले ही वादा कर लिया था कि जिन लोगों का वो समर्थन करेगा वे 3 दिनों में आ जाएंगे, लेकिन हसन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी जल्दी आ जाएगा। आखिरकार वह खुद भी अभी लौटा था। क्या चीनी लोगों ने वाकई किसी को भेजा है? अन्य मुख्य सदस्य भी आपस में चर्चा कर रहे थे। हालांकि वे सभी उत्साहित थे। इस समय भले ही केवल एक सुदृढ़ीकरण बल हो, फिर भी यह एक अतिरिक्त बल होगा। उसे अंदर आने दो, हैंसन ने कहा। चाहे वह हुआन फैंग का आदमी था या नहीं, वह बस पूछता था। बहुत जल्दी ही गार्ड उस युवक को अंदर ले आया। वह 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी था। वह बहुत ही साधारण दिख रहा था। अगर उसके जैसे किसी को सड़क पर छोड़ दिया जाए तो वह लोगों का ध्यान भी अपनी ओर नहीं खींचेगा। नमस्ते श्री हैंसन, मैं श्री हुआन के आदेश पर आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। टीम के सदस्य द्वारा हैंसन का परिचय दिए जाने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलने की पहल की। ये वास्तव में हुआन फैंग द्वारा भेजा गया था और हैंसन और अन्य लोग भी इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा जानते थे। हालांकि हसन और अन्य लोग थोड़े निराश दिखे, खासकर हसन। उसने हुआन फैंग के विला में नौकरों की क्षमताओं को देखा था। हालांकि उसे नहीं लगा कि वो कोई साधारण व्यक्ति था जिसकी शक्ति मुर्गी को फंसा सकती थी। सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? जब समय आए तो हमें तुम्हारी रक्षा करने मत दो। टीम के कुछ सदस्य ये कहे बिना नहीं रह सके। सब लोग, क्या आप हमारी ताकत पर शक कर रहे हैं? क्या आपको मिस्टर हुआन की ईमानदारी पर शक है? हुआन पिंग ने आंखें मूंद कर कहा। ये सही है, उन्होंने हमारी सहायता के लिए किसी को भेजने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे इतनी कमजोर मुर्गी भेजेंगे। क्या ऐसा है? हुआन पिंग ने धीरे से कहा। लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी आकृति अचानक अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई और फिर कमरे में मौजूद हर किसी ने अपनी आंखों के सामने एक चमक देखी। हैंसन को सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जानता था कि जब वह कार्रवाई करना चाहता था तब बहुत देर हो चुकी थी। और अब क्या तुम्हें अभी भी मिस्टर हुआन की ईमानदारी पर संदेह है? इस समय हुआन पिंग का हाथ पहले से ही उस व्यक्ति की गर्दन को पकड़ रहा था जिसने अभी अभी बात की थी और सीधे उसे उठा लिया। वह व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। अगर आपके पास कहने के लिए अच्छे शब्द हैं, अगर आपके पास कहने के लिए अच्छे शब्द हैं तो उन्हें कहें। पहले हमारे लोगों को नीचे उतारें, हमें मिस्टर हुआन के इरादों पर कोई शक नहीं है, हैंसन ने कहा। लेकिन इस समय उसका दिल सदमे से भर गया था। लेकिन जब हुआन पिंग ने हमला किया तो उनमें से कोई भी उसे समय पर रोक नहीं पाया। उसके बाद दूसरे पक्ष के हाथों में उसके अधीनस्थ प्रतिरोध करने में भी सक्षम नहीं थे और पहले से ही दूसरे पक्ष द्वारा उठाए गए थे और वे मुक्त होने के लिए संघर्ष भी नहीं कर पा रहे थे। इससे पता चलता है कि हुआन पिंग की ताकत उसके अधीनस्थों से कहीं ज्यादा थी। सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? जब समय आए तो हमें तुम्हारी रक्षा करने मत दो। टीम के कुछ सदस्य ये कहे बिना नहीं रह सके। सब लोग, क्या आप हमारी ताकत पर शक कर रहे हैं? क्या आपको मिस्टर हुआन की ईमानदारी पर शक है? हुआन पिंग ने आंखें मूंद कर कहा। ये सही है, उन्होंने हमारी सहायता के लिए किसी को भेजने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे इतनी कमजोर मुर्गी भेजेंगे। क्या ऐसा है? हुआन पिंग ने धीरे से कहा। 42। लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी आकृति अचानक अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई और फिर कमरे में मौजूद हर किसी ने अपनी आंखों के सामने एक चमक देखी। हैंसन को सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जानता था कि जब वह कार्रवाई करना चाहता था तब बहुत देर हो चुकी थी। और अब क्या तुम्हें अभी भी मिस्टर हुआन की ईमानदारी पर संदेह है? इस समय हुआन पिंग का हाथ पहले से ही उस व्यक्ति की गर्दन को पकड़ रहा था जिसने अभी अभी बात की थी और सीधे उसे उठा लिया। वह व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। यदि आपके पास कहने के लिए अच्छे शब्द हैं, यदि आपके पास कहने के लिए अच्छे शब्द हैं तो उन्हें कहें। पहले हमारे लोगों को नीचे रखें, हमें श्री हुआन के इरादों पर संदेह नहीं है, हैंसन ने कहा। लेकिन इस समय उसका दिल सदमे से भर गया था। लेकिन जब हुआन पिंग ने हमला किया तो उनमें से कोई भी उसे समय पर रोक नहीं पाया।
उसके बाद दूसरे पक्ष के हाथों में उसके अधीनस्थ प्रतिरोध करने में भी सक्षम नहीं थे और पहले से ही दूसरे पक्ष द्वारा उठाए गए थे और वे मुक्त होने के लिए संघर्ष भी नहीं कर पा रहे थे। इससे पता चलता है कि हुआन पिंग की ताकत उसके अधीनस्थों से कहीं ज्यादा थी। पहले हेंसेन और अन्य लोगों ने सोचा था कि हुआन पिंग एक साधारण व्यक्ति है, उन्हें उसकी उपस्थिति का कोई ऐसा रूप महसूस नहीं हुआ जो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसे गलत समझा था। ये स्पष्ट था कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अभी उन्हें उसके शरीर से आभा का एहसास नहीं होने का कारण शायद ये था कि वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे पहले से ही इसे महसूस करने में असमर्थ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हुआन फैंग ने उससे पहले कभी झूठ नहीं बोला था। इस बार उसने जो व्यक्ति भेजा था वह वास्तव में एक विशेषज्ञ था और वह विशेषज्ञ उसके विला के लोगों से भी अधिक शक्तिशाली था। चूंकि आप सभी ने श्री हुआन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए आपको बिना शर्त उन पर भरोसा करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई भी उन पर संदेह करे, हुआन पिंग ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उस आदमी को छोड़ दिया। खांसी खांसी खांसी। हुआन पिंग को देखने वाली उसकी निगाह भी भय से भरी हुई थी। साथ ही उसे ये भी एहसास हो गया था कि उसके और हुआन पिंग के बीच कितनी बड़ी खाई थी। उसके सामने वह जवाबी हमला भी नहीं कर सकता था। 1818 सहायता आ गई है बेशक। हेंसेन ने सिर हिलाया और कहा। इस समय हुआन पिंग के चेहरे पर मुस्कान लौट आए और उसने कहा, श्री हुआन के अनुसार आप यहाँ की स्थानीय सांप हैं। आप यहाँ के वातावरण से परिचित हैं। हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। हम, हेंसेन ने दोहराया। बेशक ये हम हैं। आप यह नहीं सोचेंगे कि मैं इस बार आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? हालांकि मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, फिर भी यह मामला स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है जिसे मैं अकेले हल कर सकता हूँ। श्री हुआन के मामले में देरी न हो, इसके लिए हम स्वाभाविक रूप से इसकी उपेक्षा नहीं करेंगे। हुआन पिंग ने कहा, ये सच है। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने सुना कि यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा खुश हुआ। उसके आसपास के दूसरे लोगों के भी कुछ ऐसे ही विचार थे। शुरू में उन्हें हुआन फैंग के सहयोग की बहुत उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि इस संकट से निकलने के लिए उन्हें पूरी तरह से खुद पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग वास्तव में किसी को भेजेगा। इसके अलावा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके कौशल उनसे ज्यादा मजबूत थे। इसके अलावा वहाँ एक से ज्यादा लोग आए थे। बेशक वे खुश थे। अगर ऐसा होता तो उनकी सफलता की संभावना ज्यादा होती। हमारे लोग रात में एक के बाद एक आएंगे। उस समय वे चीजें लाएंगे जिनकी आपको तत्काल आवश्यकता है और मैं बस रास्ता तलाशने के लिए यहाँ हूँ। हुआन पिंग ने कहा, यह अच्छी बात है। हेंसेन ने कहा, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? हसन के मन में हुआन पिंग के आदमी इस जगह पर आसानी से पहुंचना चाहते थे। यह आसान नहीं होगा। आखिरकार वे दुश्मनों से घिरे हुए थे। हुआन पिंग और बाकी लोग इस जगह से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से उनकी मदद की जरूरत होगी। अप्रत्याशित रूप से हुआन पिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, बस अपने लोगों को इंतजार करने दो। ओह, हसन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने दूसरे पक्ष के हाव भाव देखे तो उसे लगा कि उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह पहले उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहे। अगर समय आया, अगर हुआन पिंग के आदमियों को मदद की जरूरत पड़ी तो वे तुरंत निकल सकते थे। हालांकि हेंसेन और अन्य लोग पहले हुआन पिंग के साथियों का नहीं बल्कि आसपास की सेनाओं के हमले का इंतजार कर रहे थे। भाई भाई, मोटा की आवाज सुनाई दी और हसन के शिविर की बाहरी परिधि में एक दीवार को उड़ा दिया गया। इससे संकेत मिलता है कि आसपास की शक्तियों ने आखिरकार हसन के समूह के खिलाफ अपना कदम बढ़ा दिया था। इसके अलावा जिस क्षण उन्होंने अपना कदम बढ़ाया, ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। वास्तव में अन्य प्रमुख शक्तियां चुपके से हमला करने की योजना बना रही थी। हालांकि वे कई देशों की सहयोगी सेनाएं थीं। जानकारी को गोपनीय रखने के मामले में उनके पास चुपके से हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वाभाविक रूप से यह मुश्किल था, इसलिए जब वे सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, हेंसेन और अन्य लोगों को पहले ही खबर मिल चुकी थी और उन्होंने उनके खिलाफ अपना ज्ञान और बचाव बढ़ा दिया था। इसलिए गठबंधन सेना के बारे में हेंसेन और अन्य लोगों को पहले से ही पता था कि वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इसलिए चुपके से किया गया हमला एक सीधा हमला बन गया। हमला करो, उन्हें जोर से मारो, इन कमीनों को मार डालो। हेंसेन के आदमियों में से एक ने जोर से चिल्लाया। वह रक्षा पंक्ति के सामने था, क्योंकि वह जानता था कि अन्य प्रमुख शक्तियों के लोग उन पर हमला करेंगे। इसलिए हेंसेन और अन्य स्वाभाविक रूप से वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने पहले से ही कुछ रक्षात्मक रेखाएं स्थापित कर ली थी। उनका उपयोग उन लोगों के खिलाफ बचाव के लिए किया गया था और अब वे मित्र सेनाएं पहले ही अपनी पहली रक्षात्मक पंक्ति के सामने पहुंच चुकी थी और दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया था। लड़ाई शाम को हुई। हालांकि हेंसेन और अन्य लोगों ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। हालांकि मित्र देशों की सेनाओं के पास स्पष्ट रूप से अपनी सेनाएं थी और उन्हें अधिक संख्या में होना था। इसलिए मित्र देशों की सेनाओं ने हेंसेन की तरफ से रक्षा की पहली पंक्ति को जल्दी से तोड़ दिया। इसके अलावा वे अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसके अलावा मित्र देशों की सेना ने एक दिशा से नहीं बल्कि एक ही समय में 4 दिशाओं से हमला किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, वे हेंसेन के किसी भी आदमी को जाने नहीं देंगे। हर जगह मदद के लिए तत्काल पुकारें उठ रही थी हरिसेन की तरफ। शुरू में वे हुआन पिंग और अन्य लोगों के समर्थन के कारण अच्छे मूड में थे। इस समय चीजें एक बार फिर खराब हो गई थी। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया, मित्र सेनाएं आगे बढ़ती रहीं। उनका मूड और भी खराब होता गया। सभी को अपनी संरचना को छोटा करना शुरू कर देना चाहिए, संरचना की सीमा को कम करना चाहिए, हेंसेन ने आदेश दिया। इस समय उनके लिए बहुत अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना बेकार था। वे केवल अपनी सेना वापस ले सकते थे और अपने शिविरों की रक्षा कर सकते थे। बेशक इससे मित्र देशों की सेनाओं के लिए उन्हें घेरना आसान हो जाता और अब उन्हें बस हुआन पिंग के आदमियों से ही उम्मीद थी। उन्हें उम्मीद थी कि उसके आदमी जल्दी आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। लड़ाई बहुत ही कठिन थी। हुआन पिंग ने हेंसेन के आदमियों की युद्ध शक्ति देखी थी, यह निश्चित रूप से कम नहीं थी। वह ये भी समझ गया कि हुआन फैंग ने उन्हें भर्ती करने का फैसला क्यों किया।
मिस्टर हुआन, आपके आदमी कब आएंगे? हेंसन ने देखा कि उसकी तरफ की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी, इसलिए वह हुआन पिंग से दोबारा पूछ ही सकता था। शुरू में हेंसन अपने आदमियों के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह असंभव था। उनके लिए घेरा तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि हुआन पिंग के आदमी खुद ही इस जगह तक पहुंच पाएं। जल्द ही हुआन पिंग ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। दरअसल जब हुआन फेंग ने हुआन पिंग को आने के लिए कहा तो उसने पहले ही हुआन फेंग को इसके बारे में बता दिया था। सबसे पहली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह थी अपनी ताकत को बचाए रखना। अगर उसे पता चलता कि कुछ गड़बड़ है तो वह ऐसा करेगा। या ये कहा जा सकता है कि हसन और अन्य लोगों की ताकत इतनी नहीं थी कि वे उन्हें बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर सके। वह पूरी तरह से हार मान सकता था, इसलिए हुआन पिंग के दिल में बहुत ज्यादा दबाव नहीं था। बेशक वह हसन और उसके अधीनस्थों को इस बारे में नहीं बता सकता था। हुआन पिंग को ये कहते देख हेंसन अब उसे जल्दी नहीं करना चाहता था। वह ये भी जानता था कि इस देश का वर्तमान वातावरण जटिल है। भले ही वह जल्दी करना चाहता था, इसके अलावा हुआन पिंग और अन्य लोग अभी आए थे। वे इस जगह से परिचित नहीं थे। अगर वे यहाँ आने की जल्दी में थे तो शायद वास्तव में कोई समस्या है। इसलिए भले ही वह चिंतित था, हेंसन अब हुआन पिंग पर दबाव नहीं डाल सकता था। रात होते होते हेंसन और बाकी लोग एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में सिमट गए थे। उनके लिए लताओं के बीच से गुजरने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची थी। हे, इस बार अंदर के लोग निश्चित रूप से मर चुके हैं। बाहर एक सैनिक का चेहरा तेल से रंगा हुआ था। उसने हेंसन और अन्य लोगों की ओर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वे इसी लायक थे। उसके बगल में खड़े एक सैनिक ने कहा, मैंने सुना है कि ऊपर के लोग उन्हें भर्ती करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने सीधे मना कर दिया क्योंकि उनके पास कुछ योग्यता थी। इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग उन्हें भर्ती करना चाहते थे उन सभी ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। यही कारण था कि इस बार वे सेना में शामिल हो गए। हालांकि अंदर के लोग वाकई काबिल हैं। एक और सैनिक ने कहा, वे शाम से अब तक लड़ रहे थे। हालांकि आगे बढ़ने की प्रक्रिया अभी भी सहज मानी जा रही थी, फिर भी उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वो छोटी नहीं थी। उन्होंने बहुत से लोगों को खोया था। यह इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए वे और भी ज्यादा समझ गए थे। हेंसन और अंदर के अन्य लोगों की ताकत उतनी कमजोर नहीं थी जितनी वे दिख रहे थे। तो क्या हुआ अगर वे सक्षम हैं? वे नष्ट होने के अपने भाग्य से बच नहीं पाएंगे। अगर वे किसी को दोष देना चाहते हैं तो वे केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकते हैं। अगर वे वास्तव में सोचते हैं कि वे शक्तिशाली हैं, तो वे बाकी सभी को अनदेखा कर सकते हैं। उनके बगल में खड़े सैनिक ने कहा, ये सही है, इतने सारे देशों की इतनी सारी ताकतें एक साथ बाहर निकल रही हैं, इसलिए उनका बच पाना असंभव है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने पहले ही आदेश दे दिया है कि किसी को भी जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि वे मौत से बच नहीं पाएंगे। इन लोगों को जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे अराजक माहौल में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। लोग कभी भी मर सकते थे। यहाँ तक कि वे ये गारंटी भी नहीं दे सकते थे कि वह निश्चित रूप से दूसरे दिन का सूरज देख पाएगा। अगर उसने बहुत से लोगों को मरते देखा तो स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। पेन, गोली की आवाज आए। जो व्यक्ति अभी बात कर रहा था उसका सिर अचानक से चकनाचूर हो गया। लाल और सफेद रंग की चीज जो फूटी वह उसके आसपास के कई लोगों के शरीर पर फैल गई। ये स्पष्ट रूप से एक भारी स्नाइपर राइफल से मारे जाने का नतीजा था। शत्रु आक्रमण, यह विचार अभी सबके मन में आया ही था। इससे पहले कि वे बच पाते, किसी और का सिर फट गया। जैसा कि उन्होंने सोचा था, कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वे अगले दिन तक जीवित रहेंगे। दुश्मन का हमला, किसी ने पीछे से हम पर हमला किया। अंततः किसी ने आवाज लगाई, बूम बूम बूम। अचानक तोपों की तेज आवाज आई। कुछ बदकिस्मत लोग उड़ गए। जब वे जमीन पर गिरे तो उनमें से कुछ पहले ही मर चुके थे, जबकि कुछ घायल होकर चीख रहे थे। मित्र देशों की कई सेनाओं ने तुरंत अपनी बंदूकें घुमा ली। उन्होंने जवाबी गोलीबारी की। वे पहले ही हसन और अन्य लोगों पर भारी घेरा डाल चुके थे। इस वजह से उनका ध्यान हसन और अन्य लोगों पर केंद्रित था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पीछे से छिपकर हमला करेगा। इसके अलावा इस बार का हमला बहुत शक्तिशाली था। छिपकर हमला करने वाले व्यक्ति का हथियार बहुत शक्तिशाली था। यह उनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और इससे जो तबाही हुई वह भी बहुत भयानक थी। इसके अलावा उन्हें नहीं पता था कि पीछे क्या है। उन पर घात लगाने के लिए वहाँ कितने लोग थे। इसके अलावा इस बार का हमला बहुत शक्तिशाली था। छिपकर हमला करने वाले व्यक्ति का हथियार बहुत शक्तिशाली था। यह उनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और इससे जो नुकसान हुआ वह भी बहुत भयानक था। इसके अलावा उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे उन पर घात लगाने के लिए कितने लोग मौजूद थे। क्रैकल, सैनिकों द्वारा दुश्मन के संभावित ठिकानों पर की गई गोलीबारी की आवाजें सुनी जा सकती थी। धूल हर जगह उड़ रही थी, लेकिन असली असर ये था, ये बहुत अच्छा नहीं हो सकता। कम से कम दूसरी तरफ से गोलियों की आवाजें, इसकी वजह से ये कम नहीं हुई। गेंगसी, अचानक टूटी दीवार से एक आकृति बाहर कूद पड़ी। इससे पहले कि सैनिक स्पष्ट रूप से देख पाते, उसका गला खंजर से काट दिया गया। उसके बगल में खड़ा व्यक्ति, उसने बंदूक थाम ली और अचानक सामने आए व्यक्ति को गोली मारना चाहता था। हालांकि दूसरे पक्ष की हरकतें भूत की तरह थी जो उनके बीच में घूम रही थी। सैनिकों के सभी गले काटे गए, लेकिन वे दूसरे पक्ष के व्यक्ति को मारने में भी कामयाब नहीं हुए। ये देश कई सालों से दहशत की स्थिति में था। पूरा देश अपंग हो गया था। शहर में जगह जगह टूटी फूटी इमारतें थी, जिससे लोगों को उनसे दूर रहना बहुत आसान था। मार्शल आर्ट के जानकारों के लिए तो यह और भी सुविधाजनक था। 1819 दोनों तरफ से जोरदार हमला 3। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन लोगों के पीछे गोली चल रही है? शिविर में रक्षात्मक रेखा बना रहे हेंसन ने कुछ संदेह के साथ कहा। युद्ध शुरू हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। हसन और अन्य लोगों का शिविर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था और उनके नियंत्रण वाला क्षेत्र बहुत छोटा होता जा रहा था। हालांकि उनके लिए बचाव करना ज्यादा सुविधाजनक था, इसलिए बाहर मित्र देशों की सेनाओं की गति पहले से ज्यादा तेज थी। बहुत धीमी गति से युद्ध गतिरोध में प्रवेश कर गया है, इसलिए दोनों पक्ष युद्ध जारी रखने से पहले आराम करने और ठीक होने के लिए एक ही समय पर रुक गए। हेंसन इस समय का उपयोग अपनी तरफ से रक्षापंक्ति स्थापित करने के लिए भी कर रहे थे। इस पहलू में उनके पास कुछ अनुभव था। हालांकि इस समय मूल रूप से शांत युद्ध क्षेत्र। अचानक बंदूकों और तोपों की आवाज एक बार फिर से गूंज उठी।
हालांकि इस बार गोलियों की आवाज उनकी तरफ से नहीं बल्कि गठबंधन सेना के पीछे से आ रही थी। इसके अलावा ये बहुत तीव्र था। जबकि हिनसेन हैरान था, उसके दिल में एक साहसिक अनुमान भी था। निश्चित रूप से इस समय हुआन फेंग आगे बढ़े और कहा, हिनसेन कप्तान, हमारे लोग आ गए हैं। वे बाहर दुश्मन के साथ गोलीबारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपने लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं। आगे बढ़े और दोनों तरफ से उन सहयोगी सेनाओं को घेर ले। वे सचमुच आए। हिनसेन बहुत खुश था। वे एक खतरनाक स्थिति में फंसने वाले थे। बाहर मौजूद मित्र देशों की सेना ने उन्हें पहले ही बहुत छोटे क्षेत्र में सीमित कर दिया था। उनका मानना था कि दुश्मन के आराम करने के बाद वे एक और हमला करेंगे। उनका पक्ष हारने वाला था। इस समय हुआन बिंग के आदमी आ चुके थे। यह महत्वपूर्ण था, हालांकि उन्होंने अभी तक सुदृढ़ीकरण नहीं देखा था। हालांकि इस समय वे इस भूमि पर थे, कोई और सुदृढ़ीकरण नहीं है, इसलिए ये बहुत संभावना थी कि ये लोग हुआन बिंग के आदमी थे। हुआन बिंग ने सिर हिलाया। हिनसेन ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं स्वयं अपने आदमियों का नेतृत्व करूंगा और वहां पहुंचूंगा। ये कहने के बाद हिनसेन ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और उस जगह की ओर दौड़े जहां से बंदूकों और तोपों की आवाज आई थी। वे दौड़े चले आए। मूल रूप से वे केवल निष्क्रिय रूप से बचाव करने के लिए तैयार थे। इस समय उनके लिए हमला करने की पहल करने का समय था। जहाँ तक हिनसेन के आदमियों का सवाल है, उन्हें कोई आपत्ति या डर नहीं था। इसने हुआन फेंग को उनके दिल में उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। ये और भी अधिक था। हुआन बिंग भी हिनसेन और अन्य लोगों के साथ बाहर भागा। वह यहाँ मदद करने आया था। वह यहाँ कोई शो देखने नहीं आया था। इस समय वहाँ एक और व्यक्ति था। ये भी एक अतिरिक्त ताकत थी। इसके अलावा हुआन बिंग की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। ऐसे विशेषज्ञ का निष्क्रिय रहना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। जब वे मित्र राष्ट्रों की सेना के करीब पहुंचे तो उन्हें युद्ध की तीव्रता का स्पष्ट एहसास हुआ। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों की सेना लगातार हताहत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में हुआन बिंग के लोग ही ऊपरी हाथ पर थे। यार, इस तोप की शक्ति बहुत भयंकर है। ये हमारे शिविर में मौजूद लोहे की तोप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हिनसेन के एक अधिकारी ने कहा। सबके सामने गठबंधन के खेमे से तोप की गोलों की बौछार हुई। इसने सीधी 2 मंजिला इमारत को नष्ट कर दिया। अंदर गठबंधन की सेना, वे सभी दब गए। उन्हें जीतने का भी समय नहीं मिला। हिनसेन और अन्य लोग किसी भी प्रमुख शक्ति में शामिल नहीं हुए, इसलिए हथियार और उपकरण बहुत उन्नत नहीं थे। हथियारों के मामले में उनके पीछे गठबंधन सेना की तुलना में वे पहले से ही पीछे थे और उनके द्वारा खरीदे गए हथियारों को दूसरों द्वारा समाप्त भी कर दिया गया था। सबसे उन्नत हथियारों वाली गठबंधन सेना की तुलना में स्वाभाविक रूप से कोई तुलना नहीं थी। और अब हुआन बिंग के लोगों के हाथों में हथियार स्पष्ट रूप से गठबंधन सेना के हथियारों से ज्यादा खराब नहीं थे। ये और भी बेहतर था। इससे हिनसेन के लोग आश्चर्यचकित और सुखद आश्चर्यचकित हुए। इससे पहले हुआन फेंग ने उनसे वादा किया था कि वह उन्हें हथियार और गोला बारूद देगा। शुरू में उन्होंने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा था कि हुआन फेंग ने उन्हें जो दिया था वह कुछ ऐसा ही था जो वे अब इस्तेमाल कर रहे थे। वास्तव में यह उससे भी बदतर था और वे वास्तव में इसे स्वीकार कर सकते थे। आखिरकार हुआन फेंग सिर्फ एक व्यक्ति था और वह सहयोगी सेना के पीछे प्रमुख शक्तियों के साथ था जिसे एक देश का समर्थन प्राप्त था। जाहिर है तुलना करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनका पिछला अनुमान स्पष्ट रूप से गलत था। वे लंबे समय से युद्ध के मैदान में थे और यहाँ तक कि जब तक कोई ध्वनि सुनता वे हथियार के मॉडल को जान पाते। हुआन बिंग के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार स्पष्ट रूप से एलायंस सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से कमतर नहीं थे। उनकी तुलना में हथियार स्पष्ट रूप से एक से अधिक स्तर से उच्च थे। उसने सोचा कि हुआन बिंग के लोग वाकई इतने अच्छे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका साथ देने वाला हथियार इतना बुरा नहीं होगा। ये सोचकर हिनसेन और उसके लोग वे सभी अपने दिल में बहुत खुश थे, चाहे उनके कौशल कितने भी अच्छे क्यों न हो। ऐसे माहौल में हथियारों की तैनाती भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वे स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करने के लिए अच्छे हथियार पाकर बहुत खुश थे। इस तरह वे अपनी ताकत बढ़ा पाएंगे और साथ ही बचने की संभावना भी। और यह और भी अधिक होगा। सुदृढ़ीकरण सेना पहले से ही यहाँ है। हम यहाँ खड़े होकर बस नहीं देख सकते। उन्हें मारो, उन गठबंधन सेना को मार डालो। हिनसेन ने कहा। हाँ, सेना लड़ रही है, हम देख नहीं सकते। मैं लंबे समय से हमला करने की पहल करना चाहता था। लानत है, मैं अब तक उनके द्वारा दबा हुआ था। मैं अपने दिल में बहुत दुखी महसूस करता हूँ। इस बार मैं आखिरकार पूरी ताकत से हमला कर सकता हूँ। हिनसेन की कमान के तहत सभी लोगों ने उत्साह के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पहले उन्हें गठबंधन सेना द्वारा दबाया और पीटा गया था। वे अपने दिल में बहुत दुखी थे। हालांकि वे दुश्मन जितने मजबूत नहीं थे। अगर वे मरना नहीं चाहते थे, वे केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते थे और अपनी रक्षात्मक रेखा को लगातार छोटा कर सकते थे। भले ही वे उदास हों, वे केवल ऐसा कर सकते थे। अब सुदृढ़ीकरण की मदद से वे सहयोगी सैनिक पहले से ही एक भयंकर युद्ध में गिर गए थे। इस समय हिनसेन के अधीनस्थ स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष पर भयंकर हमला करने का यह अवसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वे मित्र सेनाएं और भी अधिक दुखी थी। वे पहले से ही हिनसेन और दूसरों की हरकतों पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए हुआन बिंग के लोगों ने उन पर पीछे से घात लगाकर हमला किया। उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया, न केवल उनकी युद्ध क्षमताएं अच्छी थी, बल्कि उनके पास गोलाबारी में भी बढ़त थी, जिस पर मित्र सेनाएं हमेशा से गर्व करती रही थी। इस समय इन घात लगाने वालों के सामने वे भी गायब हो गए और वे ये देखकर चौंक गए कि जिन लोगों ने उन पर पीछे से हमला किया, उनके हथियार उनके हथियारों से कमजोर नहीं थे, वे और भी बेहतर थे। इससे अलायंस आर्मी के कई सैनिक डर गए। वे अपने दुश्मनों को हथियारों से दबाने के आदी थे, लेकिन अब वे ही दबे जा रहे थे और वे खुद को ढालने में असमर्थ थे। जैसे ही वे अपने पीछे के लोगों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, हिनसेन और अन्य लोगों ने फिर से हमला कर दिया। इससे मित्र देशों की सेना की स्थिति और भी खराब हो गई और वे और भी खतरनाक स्थिति में आ गए। दरअसल जब चुपके से हमला शुरू हुआ तो अलायंस आर्मी के सैनिकों में से केवल एक हिस्से ने अभी भी हिनसेन और अन्य लोगों से बचाव करने पर ध्यान दिया। वे अपने पीछे हमलावरों से मिलने गए, लेकिन अंत में वे पीछे से हमले को बिल्कुल भी रोक नहीं पाए। अलायंस आर्मी के कमांडरों के पास पीछे से हमला करने वाले लोगों से निपटने के लिए अपनी सेना का अधिक से अधिक उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
इस तरह हैंसन और अन्य लोगों से बचाव करने के लिए उनके पास सैनिकों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम थी, और अब जिस बात की उन्हें चिंता थी वह आखिरकार हो ही गई। हैंसन और उनके पीछे खड़े अन्य लोगों ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर बाहर के लोगों के साथ मिलकर उन पर अंदर और बाहर से हमला कर दिया। इस स्थिति के बारे में वास्तव में गठबंधन सेना के कई कमांडर, वे सभी इस बारे में सोच सकते थे। आखिरकार हसन और अन्य लोग इस भूमि पर थे, वे इतने लंबे समय से रह रहे थे और उनकी युद्ध संवेदनशीलता निश्चित रूप से खराब नहीं थी। उनके लिए ऐसा अच्छा अवसर न पाना असंभव था, इसलिए वे निश्चित रूप से हमला करेंगे। और अब ऐसा लग रहा था कि हसन और अन्य लोगों ने वास्तव में ऐसा किया। पीछे हटो, पीछे हटो। भले ही अलायंस आर्मी कमांडर थी, लेकिन वे बेवकूफ नहीं थे। उनके सामने जो स्थिति थी वे बिल्कुल नुकसान में थे। अगर वे अभी नहीं गए तो उन्हें यही रहना पड़ सकता है। इस बार वे हार गए। मुख्य कारण ये था कि उन्हें अपने पीछे किसी से छिपकर हमला करने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। हैंसन और अन्य लोगों के पास वास्तव में सुदृढ़ीकरण था, इसलिए वे अभी के लिए केवल पीछे हट सकते थे। उसके बाद वे फिर से संगठित होंगे और हमला करेंगे। कमांडरों के दिमाग में भले ही हसन और अन्य के पास सुदृढ़ीकरण हो, जब तक कि एक आमने सामने की लड़ाई थी, हसन और अन्य अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस बार वे केवल बिना तैयारी के पकड़े गए। जब वे ठीक हो गए तब भी वे हसन और अन्य को दबाने में सक्षम थे। इसलिए इस समय गठबंधन सेना एक के बाद एक पीछे हट रही थी। वे पहले इस युद्ध के मैदान से हटना चाहते थे और फिर बाद में योजना बनाना चाहते थे। जहाँ तक हुआन पिंग और हैंसन के लोगों का सवाल है, तो वे स्वाभाविक रूप से उनका पीछा करने का यह अवसर नहीं छोड़ेंगे। अब गठबंधन सेना का मनोबल स्पष्ट रूप से कम था। वे भागने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उनकी लड़ाकू शक्ति सीमित थी। इस समय यदि वे और अधिक लोगों को मारने का मौका नहीं लेते तो उन्हें कितनी देर तक इंतजार करना पड़ता। इसलिए दोनों पक्षों ने एक साथ मित्र देशों की सेनाओं का पीछा करना शुरू कर दिया और मित्र देशों के सैनिकों को तब तक मारते रहे जब तक कि वे बुरी तरह डर नहीं गए। हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जब मित्र सेनाएं अपने बेस पर लौट आई, तभी हुआन पिंग के लोग और हैंसन के लोग रुके और वापस लौटे। इस पीछा के बाद न केवल हैंसन और अन्य ने अपना बेस वापस ले लिया, बल्कि उन्होंने दुश्मन की ताकत को भी भारी झटका दिया। इस लड़ाई में मित्र देशों की सेनाओं का नुकसान उनके पक्ष से कहीं अधिक था। बेशक हैंसन और उसके आदमियों को भी यह समझ में आ गया था कि यह मुख्य रूप से हुआन पिंग के आदमियों की वजह से हुआ था। अगर उनके आदमी समय पर नहीं पहुंचते तो वे उखड़ जाते। मित्र देशों की सेना का पीछा करना तो दूर की बात है। इसलिए हसन और अन्य लोग हुआन पिंग के आदमियों के बहुत आभारी थे। इस समय दोनों पक्ष आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हो गए थे और हसन और अन्य लोगों के बेस कैंप में लौट आए थे। हुआन पिंग के सैनिकों में कम से कम 200 सैनिक थे। इतनी संख्या को इस देश में एक बड़ी ताकत माना जाता था। हैंसन और अन्य लोगों के अलावा दोनों पक्षों ने सेनाएं मिला ली थी। यहाँ तक कि मित्र देशों की सेनाओं को भी सिरदर्द होने लगा था। हैंसन और बाकी लोगों को इससे भी ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि ये 200 लोग खाली हाथ नहीं आए थे। वे अपने साथ वे संसाधन भी लाए थे जिनकी उन्हें तत्काल जरूरत थी, जिसमें हथियार, गोला बारूद, मेडिकल सप्लाई और यहाँ तक कि कई तरह के खाने पीने की चीजें भी शामिल थी। इन चीजों के आने से हैंसन के पक्ष का मनोबल भी बढ़ा। ये और भी ज्यादा बढ़ गया। 1820 हुआन फैंग की महत्वाकांक्षा एक अच्छे आदमी, वे सभी अच्छे लोग हैं। हैंसन के आदमियों ने हुआन पिंग के आदमियों द्वारा लाए गए हथियारों को छुआ और कहने से खुद को रोक नहीं सके। इस समय सभी लोग हसेरी के शिविर में थे। हुआन पिंग के आदमी एक के बाद एक बक्से में लाए गए सामान को नीचे ले जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने हथियार नीचे रखे। हैंसन के लोग पूरे साल यहाँ रहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने सभी प्रकार के हथियार देखे थे। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पहले कभी कुछ हथियार नहीं देखे थे। हालांकि उनकी ताकत अतीत में इस्तेमाल किए गए हथियारों से कहीं ज्यादा थी। वे सभी ज्यादा ताकतवर थे। इन नए हथियारों को छूते हुए हैंसन के अधीनस्थ वे सभी बहुत खुश थे। अतीत में वे जो हथियार इस्तेमाल कर सकते थे वे सभी सेकंड हैंड विक्रेताओं से खरीदे गए थे। कीमत का तो जिक्र ही नहीं। इसके अलावा उनमें से ज्यादातर सेकंड हैंड सामान थे जिन्हें दूसरों ने खत्म कर दिया था। कभी कभी उन्हें कुछ अच्छे हथियार मिल जाते थे, लेकिन वे ज्यादा नहीं थे। इसके अलावा कीमत और भी ज्यादा थी। हालांकि इस बार हुआन पिंग के लोग जो हथियार लेकर आए थे, सबसे खराब हथियार वे थे जिनसे वे ईर्ष्या करते थे। अतीत में इन हथियारों को केवल आसपास की शक्तियों के कुलीन सैनिकों द्वारा ही सुसज्जित किया जा सकता था। हसन और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से समझा कि वे लोग उन हथियारों से लैस क्यों हो सकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि उनके पास एक मजबूत समर्थक था। अतीत में हैंसन के लोग केवल ईर्ष्या ही कर सकते थे। कभी कभी वे युद्धों से कुछ प्राप्त करते थे। उनमें से कुछ दुर्लभ वस्तुएं थी जिन्हें सावधानी से रखा गया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन पिंग के लोग इस बार जो हथियार लेकर आए थे वे वाकई बहुत अच्छे थे। वे हथियार जो उन्हें पहले बहुत ज्यादा महंगे लगे थे, हुआन पिंग और दूसरे लोगों के हाथों में वे गोभी की तरह आम थे। हुआन पिंग के आदमियों ने हथियारों के साथ कैसा व्यवहार किया, ये देखते हुए उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनकी हरकतें बहुत असभ्य थी, जिससे हैंसन के लोग घबरा गए। अंत में उन्होंने हुआन पिंग के आदमियों को इसे हिलाने नहीं देने का फैसला किया। वे व्यक्तिगत रूप से आए। हसन के वर्तमान मूड को अति प्रसन्नता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उस समय उसने हुआन फैंग के पास शरण लेने का फैसला किया था। ये केवल एक अंतिम उपाय था। वे किड के दादा के मिशन को पूरा नहीं कर सके, इसलिए वे उसके करीब नहीं जा सकते थे। हालांकि उनकी तरफ से स्थिति अधिक से अधिक खतरनाक होती जा रही थी। यही कारण था कि हसन ने हुआन फैंग के पास शरण लेने का फैसला किया, एक ऐसे व्यक्ति के पास जिससे वह बिल्कुल भी परिचित नहीं था। उस समय ये सिर्फ एक असहाय कार्य था जिसमें जुए का तत्व था। हैंसन ने केवल यही सोचा कि एक सहायक का होना न होने से बेहतर है। हालांकि हुआन फैंग आखिरकार एक इंसान था और उसे आसपास की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उनसे तुलना कर सके। इसलिए भले ही हुआन फैंग ने उसकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन हसन बहुत उत्साहित नहीं था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हुआन फैंग ने कहा था कि वह अपनी हवेली के लोगों को उसकी मदद नहीं करने देगा। हसन अभी भी अपने दिल में बहुत उदास था। हालांकि हैंसन ने कभी नहीं सोचा था कि हुआन फैंग की मदद इतनी शक्तिशाली होगी। हुआन पिंग और अन्य लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी।
चाहे वह अकेले लड़ने की क्षमता हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी टीम वर्क और टीम वर्क सभी उसके मुकाबले कमतर थे। वे अपनी टीम से भी ज्यादा श्रेष्ठ थे, वे और भी ज्यादा मजबूत थे। और अब हुआन फैंग ने उनका समर्थन करने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, वह वास्तव में एक ऐसा हथियार था जो अभी इस्तेमाल किए जा रहे हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली था। ये 2 स्तरों से ज्यादा ऊंचा था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में हैंसेन ने पहले कभी नहीं सोचा था। इससे पहले हैंसेन की राय में हुआन फैंग के चैनल सीमित थे। क्या वह उनके हथियारों को सहायता प्रदान कर सकता था? ये कहना मुश्किल था कि क्या वह उन्हें हथियार प्रदान कर सकता था। इसके अलावा भले ही वो उन्हें हथियार प्रदान कर सके, हथियार जो सहायता प्रदान कर सकते हैं वे निश्चित रूप से अच्छे नहीं होंगे। यह उन हथियारों से भी बदतर हो सकता है जो वे वर्तमान में उपयोग कर रहे थे। उस समय हैंसेन और उसके मुख्य सदस्य सभी यही सोचते थे। वे मानसिक रूप से भी तैयार थे। इसके अलावा उन्हें हथियारों और गोला बारूद की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए भले ही हुआन फैंग की सुदृढ़ीकरण अच्छी न हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन हथियारों को देखने के बाद हैंसेन ने मन ही मन सोचा, न केवल उसे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि ये सभी खजाने थे। ये हथियार यहाँ तक कि आसपास की शक्तियों के लोग भी, हर किसी के लिए इन्हें सुसज्जित करना असंभव था। केवल क्वीन सैनिक ही इन्हें सुसज्जित कर सकते थे। और अब हुआन पिंग और अन्य लोगों द्वारा लाए गए हथियारों की संख्या को देखते हुए उन सभी के लिए अपने उपकरण बदलने के लिए यह पर्याप्त था। इसके अलावा हैंसेन ने पहले कभी यहाँ कोई हथियार नहीं देखा था। शुरू में उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि हुआन पिंग के परिचय और प्रदर्शन को सुनने के बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि ये हथियार जिनके बारे में उसे नहीं पता था, वे पिछले हथियारों से भी ज्यादा उन्नत थे। हुआन पिंग द्वारा लाए गए हथियार वास्तव में बहुत भयानक थे। शायद यह आसपास की शक्तियों के लोग थे जो इन हथियारों को प्राप्त करना चाहते थे। यह आसान नहीं होगा। आखिर वह हुआन फैंग कौन है? हैंसेन अपने दिल में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। हैंसेन बेवकूफ नहीं था। इस समय अगर वह अभी भी सोचता है कि हुआन फैंग सिर्फ एक साधारण व्यापारी है, तो उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ जरूर है। एक साधारण व्यापारी, उसके पास सैकड़ों विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? उसके पास इतने सारे उन्नत हथियार कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा वह इन हथियारों को आसानी से इस युद्ध क्षेत्र में भेज सकता है। उनके हाथों में ये सभी चीजें ऐसी चीजें नहीं थी जो आम लोगों के पास हो सकती हैं। हुआन फैंग के लिए ये सब एक साथ कर पाना निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वास्तव में वह उन हथियार डीलरों से भी ज्यादा भयानक था जिन्हें हैंसेन ने पहले देखा था, क्योंकि उसने पहले हुआन फैंग से सिर्फ कुछ साधारण संपर्क ही बनाए थे और किट के दादा ने भी हुआन फैंग के बारे में कुछ जानकारी दी थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि जानकारी सिर्फ सही थी। हुआन फैंग निश्चित रूप से उतना सरल नहीं था जितना वह दिखाई देता था। वह एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था। मिस्टर हैंसन, आप किस बारे में सोच रहे हैं? हुआन पिंग ने पास आकर पूछा जब उसने हैंसन को गहन विचार में डूबा हुआ देखा। मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टर हुआन किस तरह के व्यक्ति हैं। हैंसन ने कहा, यह एक सवाल है। जब तक आप श्री हुआन को लंबे समय से नहीं जानते तब तक प्रतीक्षा करें। हुआन पिंग ने कहा, अब यह स्पष्ट है कि श्री हुआन आपको बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने हमें आपकी मदद करने के लिए कहा। ये सिर्फ हमारे सामने मौजूद मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए नहीं है। ओह, मिस्टर हुआन का क्या मतलब है? हैंसन ने आश्चर्य से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतना महत्वाकांक्षी होगा। हालांकि हुआन फैंग की क्षमता के बारे में सोचते हुए उसके लिए ऐसी महत्वाकांक्षा रखना सामान्य था। इस देश का शासक बन जाओ, हुआन पिंग ने सहजता से कहा। हैंसन के हैरान चेहरे को देखकर हुआन पिंग मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? डर गए हो? थोड़ा सा। हैंसन ने खुद को शांत किया और कहा, मैं बस कुछ भाइयों को यहाँ आजीविका चलाने के लिए लाया हूँ। मैंने कभी इस देश का शासक बनने के बारे में नहीं सोचा था। इसके अलावा मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ। मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। अब मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। श्री हुआन के समर्थन से मैं इस देश का शासक बन पाऊंगा। ये पूरी तरह असंभव भी नहीं है। हुआन पिंग ने कहा, आप यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। आपको समझना चाहिए ये जगह कितनी खतरनाक है। अगर आप इस देश के लिए ऐसा नहीं कर सकते, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, वह कभी भी खतरे में पड़ सकता है। आज रात जैसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। आपके भाई भी कभी भी मर सकते हैं। मेरे आदमियों, मुख्य युद्ध क्षेत्र यहाँ नहीं है, इसलिए हम निश्चित रूप से यहाँ से जाने वाले हैं। आप किससे उम्मीद करते हैं कि वह आपको बचाएगा? हसीन सोच में डूबा हुआ लग रहा था। हुआन पिंग ने जो कहा वो सही था। इस अराजक देश में संघर्ष कभी भी हो सकता है। वे सिर्फ प्रमुख शक्तियों में से एक थे। अगर दूसरे ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे तो वे देर सबेर उन पर हमला कर देते। इस बार हुआन पिंग था। अब जब वह सामने आ गया है तो उसे अगली बार किससे मदद लेनी चाहिए? हुआन फिंग उसकी मदद करना जारी रख सकता है, लेकिन क्या वह अगली बार भी आज की तरह समय पर पहुंच पाएगा? आखिरकार उसे सबसे पहले खबर मिली थी। अगर अगली बार अचानक हमला हुआ तो वह उसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा। उसे डर था कि वह और उसके अधीनस्थ खत्म हो जाएंगे। जहाँ तक आपकी पहचान के बारे में आपकी बात का सवाल है, यह कोई समस्या नहीं है। हुआन पिंग ने कहा, आप इस देश से अपना समर्थन करने के लिए एक कठपुतली ढूंढ सकते हैं। उन्हें मंच पर आने दे और आप उन्हें पीछे से नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्रलोभन का सामना कर सकते हैं। हैंसन ने सिर हिलाया। वास्तव में हालांकि इस देश को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, फिर भी यह अभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त देश था। इस देश का शासक बनने में सक्षम होना, भले ही केवल सती हो, निश्चित रूप से बहुत से लोग लुभाए जाएंगे। इस अवधि के दौरान हम हमेशा यहाँ रहेंगे। आपकी मदद करें, हुआन पिंग ने आगे कहा। चूंकि आप सभी ने श्री हुआन का पक्ष लिया है, इसलिए भविष्य में कोई अन्य विचार न रखें। श्री हुआन भी बेकार लोगों को पसंद नहीं करेंगे। यदि आप सभी नहीं कर सकते या यदि आप नहीं करना चाहते हैं, तो श्री हुआन किसी अन्य व्यक्ति का पूरी तरह से समर्थन कर सकते हैं। यहाँ ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल नहीं है। हुआन पिंग के शब्दों में चेतावनी का संकेत था। हुआन फैंग के बारे में बात करते समय हैंसन के चेहरे पर जो भाव थे, ये देखा जा सकता था कि हुआन पिंग हुआन फैंग का काफी सम्मान करता था। वह उसकी प्रशंसा भी करता था। अगर वह होंगलोंग के सामने होता। तारांकन, सौभाग्य से हैंसन ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि उसे अभी भी दूसरे पक्ष की शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता है, भले ही वर्तमान स्थिति हल हो गई हो।
हुआन फैंग एक बहुत अच्छा समर्थक था, वह अपने समर्थन के बारे में कुछ नहीं कह सकता था। इसके अलावा वह उसके आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा या उसकी स्थिति को खतरे में नहीं डालेगा। उसका अधिकार थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुआ। भले ही वह हुआन पिंग और अन्य थे, वे उससे अधिक शक्तिशाली थे। अभी वे केवल उसके आदेशों का पालन कर रहे थे, उसकी जगह नहीं ले रहे थे। हेंसन हुआन फैंग की व्यवस्था के लिए बहुत आभारी था। साथ ही उसने विद्रोह करने का विचार त्याग दिया। उसके अनुसार यह मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं था। इस वजह से हेंसन ने गंभीरता से हुआन पिंग की कही गई बातों पर विचार करना शुरू कर दिया। शुरू में उसने इन बातों के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उसे वास्तव में लगा कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। कोई भी व्यक्ति उच्च पद की शक्ति से मोहित नहीं होगा। वह कोई अपवाद नहीं था।